गुप्तांग पे जिनके तिल होता है वो कैसा होता है? अगर किसी लेडी के गुप्तांग पे तिल होता है या वो बहुत ज्यादा अपने पार्टनर के लिए कमिटेड हो जाती है, लेकिन इस वजह से उन्हें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। मेल के में होगा तो कहीं ना कहीं वो उसको, जिन लोगों के पीठ पे तिल होता ऐसे लोग अपनी पास्ट लाइफ से बहुत सारे कार्मिक कनेक्शंस लेकर आते हैं, बहुत सारे कर्जे लेकर आते हैं। है, किसी के चेस्ट पे तिल है, तो वो क्या दर्शाता है? ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, वो बहुत उत्साही होता है, एनर्जी से भरपूर होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की कुंडली में बैठा हुआ चंद्रमा भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। किसी भी बात का सच, किसी भी बात का सत्य कैसे पता करें? सत्य कभी भी एक पक्ष से पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहानी जिस पक्ष से सुनी जाएगी वही पक्ष सत्य लगेगा। सुख किसके पास है और दुख किसके पास है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु को दास। आपकी पीठ पर तिल हो, खास करके वो तिल अगर वो रेडिश है और आपकी पीठ पर तिल है, तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि आपकी लव लाइफ आपको तब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनके बुरे वक्त में उनका कोई साथ नहीं देता, सब उनको उनके बुरे वक्त पे छोड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है उनके साथ? बुरा वक्त होता ही नहीं कुछ। बुरा वक्त केवल हम महसूस करते हैं कि ये बुरा है। कहते हैं कि बुरा वक्त ही इंसान का सबसे अच्छा और सबसे सही साथी होता है, क्योंकि वो उस वक्त आपको ये बताता है। नमस्कार, दिस एपिसोड इज ब्रॉट टू यू बाय श्रीतथास्तु.in। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो हमारे देश को, हमारी संस्कृति को, हमारे पूजा पाठ, रिचुअल, संस्कार सबको बहुत आगे लेके जा रहा है। एंड आई वांट यू गाइस टू चेक दिस आउट बिकॉज देश विदेश हर जगह से लोग आ रहे हैं और यहाँ आके लाभ उठा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, अपने आप को और स्पिरिचुअली अलाइन कर रहे हैं, अपने सारी परेशानियों को खत्म कर रहे हैं। एंड नॉट जस्ट इंडियंस, लाइक एवरीवन इन दिस वर्ल्ड जो सनातन धर्म को समझना चाहता है, सनातन धर्म की रिस्पेक्ट करता है, दिस इनिशिएटिव इज दैट। आप जाइए, ये वेबसाइट देखिए, श्री तथास्तु को समझिए, जानिए कि यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या है श्री तथास्तु, एंड एंजॉय दिस एपिसोड। और जाते जाते जल्दी से ये बोलूंगा कि सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे अच्छे गेस्ट लाने में हमें बहुत मदद मिलती है। एंजॉय दिस एपिसोड। जय श्री कृष्ण मैम, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप? बहुत अच्छी। आज इतने दिनों बाद हम मिल रहे हैं और पॉडकास्ट के लिए बैठे हैं, तो कैसी एनर्जी है? बहुत 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 सुपीरियर एनर्जी है। ओके, तो पहला सवाल ही मेरा ये है कि हम क्या कर रहे हैं अभी? पॉडकास्ट कर रहे हैं या हम कुछ और कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पर ये बातों से बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि हम कुछ भी बातें कर रहे हैं। देखो वरुण, तकलीफें इंसान को तभी होती हैं जब उनके पास उन चीज़ों का अभाव होता है, हम्म, तभी कोई किसी दूसरे इंसान से जलता है। आज आप अगर पीएम बन के बैठे हो ना, तो आप किसी मिनिस्टर के ऊपर कभी भी टिप्पणियां नहीं करोगे, हम्म, ठीक है? आप उसके बारे में बात नहीं करोगे, लेकिन वो मिनिस्टर पीएम के बारे में बात जरूर करेगा, क्योंकि आगे बढ़ने के उसका लिए। लक्ष्य है वहां तक जाना, उसका लक्ष्य है उस चीज को पाना। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये हर किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारी बातें जो है वो ज्ञान की बात है। वो बात है उन चीज़ों को लेकर जिनके ऊपर आपको बहुत शोध करना पड़ता है, आपको एक पूरी अपनी लाइफ देनी पड़ती है, तब जाकर आप इस रिसर्च को कुछ हद तक सॉल्व कर पाते हो। हम्म, आप अपनी लाइफ के अंदर पूरे दिन, पूरी अपनी दिनचर्या को इस तरीके से बांधते हो कि आप इस चीज के लिए एक पर्टिकुलर अपनी जीवन का समय व्यतीत करोगे। हम्म, आप मेरे पास पॉडकास्ट करने आ रहे हो, आप 2 घंटे पहले अपने घर से निकले हैं, आप 2 घंटे ट्रैवल करके आ रहे हो, उसके बाद में यहाँ पर पूरा सेटअप हो रहा है, हम काम करने बैठ रहे हैं, हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, हमें इक्विपमेंट्स भी चाहिए, हमें लाइट्स भी चाहिए, हमें कैमरा भी चाहिए, हमें माइक भी चाहिए। हम दोनों ने इस चीज़ पर बड़ी रिसर्च करी है। आप क्या पूछोगे उस पर आपने रिसर्च करी है, मुझे क्या बोलना है उसके बारे में मैंने रिसर्च करी है। जब हम ये पॉडकास्ट करके उठेंगे, ये सारी चीज़ें जब लाइट कैमरा सब बंद हो जाएगा,
उसके बाद में हमारी एडिटिंग टीम बैठेगी जो पूरा इसको बैठकर एडिट करेगी, इस पर काम करेगी। इसमें से क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए, उसकी छोटी-छोटी रील्स निकलेंगी। फिर ये पॉडकास्ट पूरा का पूरा एडिट होगा। उसमें क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं जिनको रखना है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है, उनको हम समय के लिए काट के उसको छोटा कर सकते हैं। उस पर वो बेचारे बैठकर अपना समय लगाएँगे, एनर्जी लगाएँगे, ठीक है? तब जाकर वो अपलोड होगा, और उस अपलोड होने से न जाने कितने लोगों को इस चीज़ से बहुत लाभ होगा। हम्म, प्रसाद हर किसी के भाग्य में नहीं होता। उसे प्राप्त करने के लिए भी उतनी मेहनत, उतना आपको जीवन के अंदर तपस्या, तप करना पड़ता है। तब जाकर आपको वो प्रसाद प्राप्त होता है। भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए भी बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं। बच्चे को भी सर्दी में सुबह उठकर 6 बजे तैयार होकर स्कूल जाना पड़ता है, तब वो शिक्षा ग्रहण करके आ पाता है। घर में बैठकर 11 बजे 12 बजे उठकर रजाई में बैठकर उसको टीचर आकर पढ़ाएगा नहीं। मेहनत चाहिए, ये मेहनत का फल है। तब कब मिलेगा? जब आप उस चीज को पाने के योग्य हो जाएंगे, आप उसके लिए खुद भी उतने एफर्ट्स लगाएंगे। तो हम जो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक अच्छा काम, एक नेक काम, जिसके अंदर हम किसी के जीवन को अच्छा करने के लिए, किसी के जीवन की तकलीफों को दूर करने के लिए, किसी के जीवन को संवारने के लिए हम नित नए प्रयास करते हैं। हम्म, अभी लास्ट कुछ दिनों पहले मेरा 100वां पॉडकास्ट कंप्लीट हुआ। हम्म, आप सोचिए, अगर मैंने 100 पॉडकास्ट दिए हैं और हर पॉडकास्ट में एक नई चीज़ बताई है लोगों को करने के लिए, किसी के तो जीवन में बहुत परिवर्तन आए होंगे। मैं एक नहीं, मैं आपको हज़ारों, सैकड़ों ऐसे मैसेजेस पढ़ा सकती हूँ जहाँ पर लोग बोलते हैं कि माँ आपका ये उपाय किया, फ़र्क पड़ा। माँ आपकी ये बात मानी, जीवन में परिवर्तन आया। माँ हम बहुत टफ टाइम से गुज़र रहे थे, पर आपकी वो बात मन को छू गई, माइंडसेट चेंज हो गया। माइंडसेट चेंज हो गया। तो देखिए, हम जो कर रहे हैं ना, उससे कहीं न कहीं किसी की ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा होगा। आज वाले एपिसोड से भी होगा। बिल्कुल बहुत होगा। सारे मेरे पे सवाल ऐसे हैं जो ऑडियंस के सवाल हैं, जी। जो सब जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं अपने बारे में, कि मेरा नाम अगर इस अक्षर से शुरू हो रहा है तो मैं कैसा इंसान हूँ, या मेरे दोस्त कैसे लोग हैं मेरे घर में जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो कैसे हैं। मेरे अगर शरीर पे कहीं पे तिल है तो वो क्या दर्शाता है, और बहुत सारी चीज़ें। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत टाइम बाद ये एपिसोड हम कर रहे हैं, एंड दिस एपिसोड इज़ ब्रॉट टू यू बाय श्रीतथास्तु.in, जहाँ पे आप पूजा पाठ, विधि विधान, यज्ञ, सब कुछ इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि वो आपके काम आएगा तो आप वहाँ से करा भी सकते हैं। सो कैरिंग ऑन, अगर मैं अपनी ही बात करता हूँ, बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे जिनकी बॉडी पे तिल होंगे, सबके ही होंगे इनफैक्ट। अब जैसे मेरे पैर पे तिल है, तो वो क्या दर्शाता है, या जितने भी लोगों के पैर पे तिल है उससे क्या पता लगता पैर है? में किस जगह तिल है? मेरे जो बिल्कुल बिल्कुल वो जो उंगलियों के नीचे पैर की छोटा सा तिल है। यात्रा। हम्म, जब भी आपके जीवन के अंदर आपको लगे, देखिए हर चीज़ ना हमारे जीवन के अंदर कुछ डिकोड करती है। हम्म, तिल है, और वो तिल हमको क्या बता रहा है? अब एक व्यक्ति है जिसके पैर पे तिल है, दूसरा है उसके भी पैर पे तिल है, तीसरा है उसके भी पैर पे तिल है। पर उस तिल से आपको मिल क्या सकता हम्म, है ना? तो आप उससे डिकोडिंग करना सीखिए कि आप उसको कैसे डिकोड करेंगे, उससे आपका फ़ायदा कैसे होगा। जी, जिस किसी के भी पैरों की उँगलियों के बीच में तिल होता है, ऐसा व्यक्ति जब भी अपने जीवन में स्टक हो जाए, काम बंद हो जाए, काम चलने में रुकावटें आए, आपके पास में मनी फ्लो रुक जाए, आपका पैसा किसी के पास कहीं ना कहीं अटक जाए, आपका पैसा आना बंद हो जाए, मनी आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत करने लगे, मनी की वजह से आपके काम अटकने लगे, तब आपको क्या करना है? जिनके पैरों पे तिल है, स्पेशली उनके लिए आपको एक छोटी सी यात्रा कर लेनी है। ओके, आप जहाँ भी रहते हैं, आपको अपने यहाँ से कम 250-300 किलोमीटर की रेंज में जाके यात्रा कर लेनी है। एक रात उस जगह पे स्पेंड कर लेनी है, और नेक्स्ट डे वापस अपने घर आना है। आपकी चीज़ें चलित में आ जाएंगी, चलने लग जाएंगी।
आप बैठकर काम करेंगे, एक जगह काम करेंगे, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएँगे। मेरे साथ होता है ऐसा। तभी मैं आपको कह दूँ हम कहीं आप जा रहे हो तो मेरे को भी ले चलना। अभी चल रहे हो ना तुम मेरे साथ जी, जगन्नाथपुरी? जी। हुँ, तो फिर वापस आके काम और बढ़िया हो जाएँगे मतलब। बिल्कुल हो जाएगा। ओके। जिन लोगों के पीठ पे तिल हो। जिन लोगों के पीठ पे तिल होता है वरुण, ऐसे लोग अपनी पास्ट लाइफ से बहुत सारे कार्मिक कनेक्शंस लेकर आते हैं, हुँ, बहुत सारे कर्जे लेकर आते हैं। इन लोगों के पास्ट की बहुत सारी चीज़ें जो हैं पास्ट लाइफ की, वो इन्हें इस जन्म में आकर पूर्ण करनी होती हैं। सबसे पहले इन बच्चों को ध्यान रखना चाहिए जिनके पीठ पर तिल होता है, इन्हें अपने घर की कुल देवी की पूजा नित्य नियम से करनी है, हर साल करनी है। इन्हें कभी भी गैप नहीं डालना अपनी कुल देवी की पूजा के लिए। नवरात्रों में तो नवरात्रों में करिए या किसी का पर्टिकुलर कोई तिथि होती है। जैसे हमारे यहाँ पर जब दिवाली आती है तो दिवाली की बाद में जो अष्टमी आती है, उस पर हमारी कुल देवी के नाम का भोग ज़रूर निकाला जाता है। उनके नाम का श्रृंगार ज़रूर निकाला जाता है और फिर हमारी कुल देवी को चढ़ाया जाता है। तो इसी प्रकार से आपकी भी अगर पर्टिकुलर कोई डेट है आपके घर का, आपके यहाँ का कोई एक नियम है जो आपके पूर्वजों ने बांध रखा है, तो या तो आपको वो पता है तो आप उसको अपनाइए। अगर नहीं पता है तो आप साल में कोई विशेष तिथियों पे, गुप्त नवरात्रों में या दोनों जो नवरात्रियां आती हैं उनमें, या होली पर, पूर्णिमा पर या दिवाली पर, जब आपको लगता है कि हम कर सकते हैं, नियम से ये काम करना चाहिए। आपके लाइफ के अंदर आपके लव लाइफ आपको प्रॉब्लम कर रही हो और आपकी पीठ पर तिल हो, खास करके वो तिल हल्का सा रेडिश हो। तिल के ना रंग होते हैं, अलग अलग रंगों के तिल होते हैं, काला होता है, भूरा होता है, रेड होता है। अगर वो रेडिश है और आपकी पीठ पर तिल है, तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि आपकी लव लाइफ हुँ, हुँ। आपको तब बहुत परेशान करेगी अगर आप अपनी इस चीज को बहुत लंबे समय तक खींचेंगे। जैसे अगर आपका लव रिलेशनशिप चालू होता है जनवरी में, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपको ज्यादा से ज्यादा उस साल के अंत तक कमिटमेंट में आ जाना है। खींचना नहीं है। उसे आपको टाइम नहीं देना कि अब अगले साल सोचेंगे, कि अगले साल सोचेंगे, कि अगले साल सोचेंगे, नहीं। आप जितना समय देते जाओगे वो कार्मिक रिलेशन आपके लिए उतना ज़्यादा पीड़ा का, दर्द का कारण बनता जाएगा। अगर आपको 1 साल के अंदर कमिटमेंट मिल जाता है, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनके लाल तिल हैं। हुँ, अगर आपको 1 साल के अंदर कमिटमेंट मिल जाता है, तो आपको पूरे विधि-विधान के साथ आपको माँ गौरी का पूजन करना चाहिए और उन पर 16 श्रृंगार ज़रूर करवाना चाहिए। तभी शादी के बाद आपका ये कार्मिक रिलेशन आपको दुःख नहीं देगा, तकलीफ नहीं देगा। नहीं तो शादी तो करा देगा, जो हुँ, होनी थोड़ी मुश्किल है लेकिन वो हो तो जाएगी ये करने से। परंतु आपकी आगे की लाइफ में भी आपको वो कार्मिक रिलेशन जो है वो दुःख, दर्द, पीड़ा देता रहेगा। इसे वहीं काटिए, इसे वहीं ख़त्म करिए ताकि आप लोग पिछले जन्म के कर्मों से मिल तो गए। हुँ। जो रीज़न था उससे आप दोनों एक-दूसरे के साथ तो आए, लेकिन अब जो भी चीज़ें थी उसे भगवान को सौंप कर कि प्रभु अब आपने जो भी पिछले जन्म का हम लेकर आए थे, हम अपनी गलतियों के लिए माफ़ी माँगते हैं। हमसे भूल में जो भी गलती हुई हो, हमें तो ज्ञात भी नहीं है हमने क्या किया, हमें तो अपना पिछला जन्म याद भी नहीं है। आप हमें क्षमा करें और हमारी लाइफ अच्छी चले उसके लिए आशीर्वाद दें। माँ गौरी के सामने ये बात कहिए, फिर देखिए कैसे चीज़ें टर्न ऑन कर जाती हैं। ओके। किसी-किसी के ना नेक वाले एरिया में तिल होता है, गर्दन के आस-पास या गर्दन पे होता है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? देखो वरुण, जिनके गले पे तिल होता है, अब गले पे भी अलग-अलग जगह तिल होता है। यहाँ भी तिल है, यहाँ भी तिल है, यहाँ तिल है, इधर तिल है ना? लेकिन अगर आपके काले रंग का तिल है और आपके गले पे तिल है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, ऐसे व्यक्ति की वाणी हुँ, बड़ी जल्दी सामने वाले के लिए काम करती है। ओह! ऐसे व्यक्ति का आपको कोई भी सलाह देना हुँ, हुँ, बड़ा ज़्यादा लाभप्रद हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जब भी आपके साथ में कोई भी विचार विमर्श करता है, आपकी बातों को, आपकी प्रॉब्लम को सुनता है और उसमें से आपको एक छोटा-सा उसका निदान या कोई आपको उसका कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देता है, तो वो आपके लिए बड़ी एक
जिसे कहते हैं ना बड़ी अच्छी मेडिसिन का काम कर जाता है। बातों बातों में ऐसा व्यक्ति आपको आपके जीवन की राह दिखा जाता है। हुँ, तो गले पे तिल अगर किसी व्यक्ति के है तो ऐसे व्यक्ति को अपने केतु को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। केतु की रेमेडीज करनी चाहिए। उसे अपने केतु को और बलवान करके उसे धर्म के रास्ते पे ज़्यादा चलना चाहिए। उसे सात्विक चीज़ें ज़्यादा करनी चाहिए। उसे कोई ना कोई नाम जाप या मंत्र अपना गुरु से लेकर जाप ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पावर्स ऑलरेडी हैं आपके अंदर। बस उसको आपको थोड़ा-सा बढ़ाने की और उसके साथ आपको अपना संपर्क बैठाने की ज़रूरत होती है। जिसके गले पर तिल होता है, ऐसे व्यक्ति को नॉनवेज से और ड्रिंक से अपने आप को दूर रखना चाहिए। मैंने कहा ना सात्विक, हुँ, ऐसे व्यक्ति को सादे जीवन में आ जाना चाहिए, सात्विक जीवन जीना चाहिए। भोग विलास से थोड़ा-सा हट जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए बड़ा अच्छा वैद्य साबित हो जाता है। हमेशा दवाइयाँ ही नहीं असर करती वरुण, कई-कई बातें मैनिफेस्ट बातें भी आपकी सामने वाले की बीमारियों को दूर करने का काम कर देती हैं। तो ऐसा व्यक्ति ना बड़ा अच्छा हीलर। हीलर होता है, बड़ा अच्छा वैद्य होता है। हुँ, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा आपका एडवाइज़र होता है, कंसल्टेंट अच्छे होते हैं। बहुत अच्छा कंसल्टेंट होता है। ओके, और अब आते हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग, जो सबसे ज़्यादा सबको जानना है और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं, गुप्तांग पे जिनके तिल होता है, वो कैसा होता है? सी अगर किसी लेडी के गुप्तांग पे तिल होता है तो आप पहले तो एक चीज को समझिए कि तिल जो है वो शनि या केतु, इसकी वजह से ही आपको जो है तिल मिलता है, ठीक है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट चीजों के साथ भी कनेक्टेड होता है। ओके। ठीक है। और जब हम इसको जोड़ते हैं आपके गुप्तांग के साथ, तो जब कनेक्शन बनता है शनि का या केतु का आपके पर्टिकुलर गुप्तांग पे, तो वहाँ का मतलब हो गया शुक्र। हुँ, शुक्र के साथ जब आपकी चीज़ें कनेक्ट की जाती हैं, तो शनि शुक्र जब साथ में बैठते हैं या शनि अ, शुक्र और केतु जब साथ में बैठते हैं और ख़ास करके अगर वो फीमेल के उस पर हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है, ऐसी फीमेल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए कमिटेड हो जाती हैं। ओह नाइस, ओके, मेल की कुंडली में ये दूसरा काम करता है, ओके, लेकिन फीमेल की कुंडली में ये दूसरा काम कर जाता है। हाँ, मतलब मेल के में होगा तो कहीं न कहीं वो उसको एक्स्ट्रा मल्टीपल ऑन और एनर्जी एक्स्ट्रा दे रहा है। अफेयर्स दे देगा। लेकिन फीमेल के में होगा तो वो उसको उतना ही ज़्यादा कमिटेड और लॉयल उतना ही ज़्यादा अपने जीवन साथी के साथ या अपने पार्टनर के साथ सोल टू सोल कनेक्ट करने का काम कर देगा। लेकिन इस वजह से उन्हें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हुँ, जैसे कि उनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि उनके साथ में पीरियड्स इर्रेगुलर होने की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि उनको इस वजह से कहीं न कहीं पीसीओडी वगैरह की प्रॉब्लम भी अर्ली एज पर जाकर उनके सामने आ सकती है। हुँ, तो लेकिन इसके अंदर फिर कुछ कॉम्बिनेशंस को और जोड़ना पड़ता है, जैसे देखना पड़ता है कि आपकी कुंडली में 8th हाउस कैसा है, हुँ, 8th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं। उसके साथ फिर इसका जब कनेक्शन जोड़ा जाता है तब ये चीज़ें समझ में आती है, क्योंकि एक हम जिस चीज़ पर बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक संकेत पर हुँ, कि ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है। ठीक है? अभी 5 दिन पहले कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि आने वाले 2 दिन में या 3 दिन में बरसात हो सकती है। हुँ, ठीक है। भारी बारिश हो सकती है, बरसात होने की संभावना है। 2 दिन निकल गए, बरसात नहीं हुई। तो देखिए हर डिपार्टमेंट आपको सिर्फ़ एक संकेत देता है। हुँ, उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी की ये जितने भी नियम हैं, ये हम इन जनरल लोगों के लिए बता रहे हैं। अब 1 लाख लोगों के साथ अगर ये चीज़ है, तो उसमें से कुछ लोगों की लाइफ़ के ऊपर ये चीज़ सेट हो जाएगी। हुँ, लेकिन कुछ लोगों की कुंडली में कुछ अलग भी तो योग होंगे। मतलब हम किसी भी एक चीज़ को पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं कि उसकी उस पर्टिकुलर चीज़ की एनर्जी तो है, पर मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग मे बी वो एनर्जी थोड़ी-सी अलग काम कर रही हो, या फिर कोई ऐसी अंतर्दशा आएगी तो तब वो हाई हो जाएगी यस, और वो लो हो जाएगी। यस। ओके। या आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी तो वो चीज़ आपको हार्म कर जाएगी या वो आपके लिए यूज़फुल हो जाएगी। हुँ,
वो तब होता है जब हम बिल्कुल ब्रीफली समझें। जैसे अब मैंने आपको ये बताया कि किसी के गले पे तिल है। हुँ, अब वो व्यक्ति जो है उसको ये पता ही नहीं कि मेरे अंदर क्या चीज़ है। हुँ, मैं क्या एनर्जीज़ लेकर आया हूँ या आई हूँ, मेरे पास कितनी पावर है। अब वो अपनी नॉर्मल लाइफ़स्टाइल को जी रहे हैं, उनका जन्म ही ऐसे घर में हुआ है जहाँ पर भैया सब कुछ बहुत ओपन है। उनके यहाँ सब शाम को बैठते हैं और सब आ जाओ बेटा, बैठ के ड्रिंक चल रही है और सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसमें उनका भी कोई कसूर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका कल्चर ही ऐसा है, वो उसी हाँ, कल्चर में आए हैं। ठीक है? ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पे अगर वो उनको खाने को ही चीज़ें नॉन-वेज नहीं मिल मिल रहा है। पाती तो उनकी मजबूरी है कि उनको नॉन-वेज ही खाना पड़ रहा है। तो उनको मालूम ही नहीं है। लेकिन जब उनको ये चीज़ों के बारे में पता चलता है हुँ, और उनका कहीं अपना एक रुझान होता है इस चीज़ के लिए कि नहीं, अगर ईश्वर ने मुझे ये दिया है, तो मैं इसका सही उपयोग करूँ। हुँ, अगर ये उनके मन की प्रबल इच्छा है तो वो अपनी चीज़ों को सही कर सकते हैं। हुँ। तो इट्स लाइक कि बस एक बार राह दिखाना, अब उनकी ही मर्ज़ी है कि उधर जाना या नहीं जाना। एक राह ही तो दिखी थी, तभी तो एक डाकू ने इतनी बड़ी एक बहुत बड़े पुराण की रचना कर दी थी। हुँ, राइट। बहुत सारे लोगों को स्टोरी नहीं पता होगी, आप बता सकते हैं? फिर कभी सुनाएँगे कहानियाँ, सबको सब पता होती हैं। पर फिर भी सुनने में मज़ा आता है। ओके, वाह! सो फिर कभी बताना आप, अगर किसी के चेस्ट पे तिल है, तो वो क्या दर्शाता है? देखो बच्चा, किसी के अगर चेस्ट पे तिल है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, वो बहुत उत्साही होता है, एनर्जी से भरपूर होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति की कुंडली में बैठा हुआ चंद्रमा भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नित्य नियम से कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को शिव जी की अटूट भक्ति करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को शिव जी का नाम जाप ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर एक अलग तरह की एनर्जी रहती है जिससे वो अपनी चीज़ों को अपने साथ-साथ अपने परिवार, अपने समाज, अपने कुल के लिए भी कुछ अद्भुत कार्य करने में सक्षम होता है। ऐसा व्यक्ति किसी की मुसीबत के समय उसका साथ निभाना ज़रूर जानता है। ऐसा व्यक्ति आपके साथ, आपके दुःख और सुख में खड़ा रहना जानता है। ऐसा व्यक्ति अपने बल से आपकी चीज़ों को ठीक करने की क्षमता रखता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी पीठ पीछे आपकी चुगली नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी का विरोध या किसी की बुरी बात कभी नहीं करने पर बिलीव करता। ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा एक जिसे कहते हैं बैक सपोर्ट साबित होता है। हुँ, ओके। बहुत सारे और सवाल हैं जो लोगों के आते रहते हैं, तो वो तो मैं पूछूंगा, बट एक आई गेस ये सवाल इम्पोर्टेंट है बट थोड़ा ऑफ टॉपिक है हमारे टॉपिक से। सॉरी आई एम कटिंग इन बिटवीन। आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज़ है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज़्यादा ज्ञान और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा डार्क सीक्रेट्स बताएं। पर बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण भक्त हैं, बहुत सारे लोग हैं जो शिव भक्त हैं, जो विष्णु भक्त हैं, जो माता भक्त हैं, जो हनुमान भक्त हैं, जो राम भक्त हैं। बहुत ही लॉयल होते हैं वो, बहुत ही मतलब कोई भी दिक्कत आती है तो वो भगवान जी से बातें करते हैं, उनको जाके कभी कभी कुछ लोग उनसे लड़ने लग जाते हैं, कभी कभी उनसे कंप्लेंट करते हैं, कभी कभी बस बातें करते हैं कि क्यों ऐसा ऐसा, बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं जो। पर कभी कभी क्या होता है ना कि कोई एक फेज़ आता है जहाँ पे वो किसी और भगवान की तरफ बहुत अटैच फील करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो बहुत लंबा फेज़ है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि लंबा भी हो। पर जैसे कि कोई अगर कृष्ण भक्त है और वो एकदम से शिव जी की तरफ बहुत ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं और जानना चाहते हैं और कनेक्ट करना चाहते हैं, या फिर भैरव बाबा की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर किसी भी और भगवान जी की तरफ जाते हैं, तो दो चीज़ें आती हैं जहाँ पे वो फंसते हैं। एक, उनको लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं शायद। दूसरा, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? जब हम अच्छा खासा हम सेट हैं अपने इष्ट के साथ, तो हम कहीं और क्यों भटक रहे हैं? हम कहीं और क्यों इतना अटैच फ़ील कर रहे हैं? कहीं और इतना पुल क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता है? लोग बहुत फँसते हैं। आप आप सारे त्योहार बहुत अच्छे से मनाते हो ना? हुँ, सब? ठीक है। जब नवरात्रि आती है तो आप देवी स्थापित करते हो, मैंने देखा है आप हुँ, माँ को अपने यहाँ पर स्थापित करते हो, 9 दिन बड़ी अच्छे से पूजा करते हो, हवन करवाते हो।
क्यों करवाते हो? अच्छा लगता है, कनेक्ट करते हैं उस टाइम पे और एनर्जी हाई होती है। ठीक है। आप मैं बहुत सालों से आपसे जुड़ी हूँ और मैंने देखा है कि आप हर साल अपने यहाँ गणपति भी रखते हो। हुँ, तो क्या ज़रूरत है? जब माँ एक संपूर्ण शक्ति का आपके पास में स्रोत है, जब माँ ज्ञान, वृद्धि, तरक्की, निरोगी काया, संपत्ति, सब कुछ सौभाग्य, सब कुछ देने के लिए माँ का आशीर्वाद संपूर्ण है, तो फिर आप गणेश जी को क्यों रखते हैं? क्यों उनकी पूजा करते हैं? हुँ, फिर राइट, आप दिवाली पर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। हाँ। फिर जन्माष्टमी पे आप मेरे साथ जन्माष्टमी भी मनाते हैं। फिर आप भगवान श्री कृष्ण को भी पूजते हैं। अभी आप मेरे साथ जगन्नाथ जी भी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? मैं तो सबसे बातचीत अच्छी रखता हूँ। वेरी गुड आंसर। देखो क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। आपके आराध्य ही आपको कहीं न कहीं दूसरी एनर्जी या दूसरी शक्ति की तरफ ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं। आई विल टेल यू, अभी एट प्रेज़ेंट मैं बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जो कनेक्ट फ़ील कर पा रहा हूँ, वो कर पा रहा हूँ भैरव बाबा से, काल भैरव से। बहुत ज़्यादा हाई। तो आप एक चीज़ जब अपने चार्ट में देखेंगे या आप अपने हॉरोस्कोप को जब अच्छे से रीड करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं न कहीं आपकी दशा, अंतर्दशा या आपका इस समय का जो टाइम रेशियो चल रहा है, आपके शुक्र और गुरु के ऊपर से शनि गुज़र रहे हैं, आई गेस सो, 9th हाउस शायद से, से। 9th हाउस से। और शुक्र और गुरु के ऊपर से शनि का गुज़रना मतलब किसी हाई हाई एनर्जी के साथ में आपका कनेक्शन बिल्ड होना। और ओके। भैरव बाबा, माँ काली, हनुमान बाबा ये सब हाई एनर्जी वाले देवी देवताओं में आते हैं। हुँ, ठीक है? लो एनर्जी वो भी नहीं है जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जीज़ बहुत अलग काम करती हैं, इनकी एनर्जीज़ हुँ, बहुत अलग काम करती हैं। राइट। उनके पूजा का तरीका बहुत अलग है, इनके पूजा का तरीका बहुत अलग है। भैरव बाबा बेशक भगवान शिव के ही एक अंश और रूप हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, भैरव बाबा की पूजा उस तरीके से हुँ, नहीं की जाती। भगवान शिव की पूजा सुबह उठते आरंभ भी आप कर सकते हैं। सुबह 5 बजे भी आप भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं, लेकिन भैरव बाबा का जब पूजन की बात आएगी, तो आप सूर्यास्त के बाद ही उनके पूजन को बहुत अच्छी तरीके से परफ़ॉर्म कर पाएँगे। आप उनको बहुत अच्छी से अपने साथ कनेक्ट कर पाएँगे। जैसे शनि देव हैं, उनको हम संध्या के बाद ही पूज सकते हैं। हुँ, उनको हम तभी पूजते हैं, उनकी एनर्जीज़ तभी हमारे साथ में जो है कनेक्ट करती हैं। तो इसी प्रकार से आप इस समय 3 ऐसे प्रमुख ग्रहों के साथ आपका जीवन जो है एक अलग धारा पे चल रहा है, जहाँ पर आप एक नॉर्मल जो अपने आराध्य के साथ जुड़े थे, आप काम कर रहे थे या उनकी पूजा कर रहे थे या व्हाटएवर जो भी आप कर रहे थे, कभी अपनी करी हुई चीज़ें किसी को बतानी नहीं चाहिए, तो वो आपका एक अपना गुप्त ईश्वर के साथ कनेक्शन है, उसे अपने साथ गुप्त ही रखिए। तो आप जो भी आप कर रहे थे, अब ये समय वो है, ये रहेगा आपका नेक्स्ट 2027 जुलाई तक। आप 27 जुलाई तक अपने आप को और ज़्यादा उस जहाँ पर आप अभी हो, जितनी पूजा पाठ आप करते हो, जितना आप भगवान के साथ कनेक्ट होते हो, आप उस जगह से अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए और हाई जाना शुरू करोगे। आई गेस हो भी रहा है। आई डोंट नो, वो बहुत सटल है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कोई। एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, आपके हाथ में ना वरुण, आपका जो चंद्र पर्वत है, वहाँ पर एक त्रिशूल का निशान है। हुँ, कौन-सा चंद्र पर्वत? हाँ, ओके। ठीक है? आप एक अपनी लाइफ के टाइम पीरियड के बाद आपके साथ ऐसा होगा कि आप खुद अपने आप में ना आपको ऐसा लगना लगेगा कि मेरा डिप्रेशन मोड ऑन हो रहा है या ठीक है। कुछ है जो मेरे अंदर अपने आप घटता जा रहा है, कोई कोई चीज़ है जो मेरे अंदर से मुझे खींच के ड्रेन आउट करके और मुझे शून्य कर दे रही है। हुँ,
फिर आप कुछ टाइम तक ना बड़ा अपने आप को लेकर भटकते रहते हो कि कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, मतलब क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। और सबसे कमाल बात ये है कि उस समय आपको जो भी कोई एडवाइस कर रहा है या आपको जो भी कोई उस समय कुछ भी समझा रहा है, तो आपको ये लग रहा है कि सुन मैं सबकी रहा हूँ, लेकिन पता नहीं वो सब मेरे अंदर क्यों नहीं जा पा रहा। जैसे किसी ने दरवाज़े बंद कर दिए हैं, मैं उस चीज़ को क्यों नहीं अपने साथ कनेक्ट कर पा रहा, मैं क्यों नहीं ट्रस्ट कर पा रहा उस चीज़ पर। समझ में मुझे सब आ रहा है जो सामने वाला बोल रहा है, लेकिन उस चीज़ पे ट्रस्ट कर पाना इट्स वेरी हार्ड, बहुत हुँ, मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। और ये एक टाइम ज़ोन आता है आपकी लाइफ में, बहुत आता है। है ना? और अगर मैं इसे पर्टिकुलर एक टाइम के साथ जोड़ के बोलूँ तो ये लगभग-लगभग हर 8 साढ़े 8 साल बाद आपके साथ होता अरे ज़्यादा ही हो जाता होगा। है ना? तो ये आपका एक टाइम पीरियड आता है जिसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे को ना कुछ खाली चाहिए। मुझे किसी को सुनना ही नहीं है, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी, मुझे अपने साथ रहना है। और वो जो अपने साथ रहने वाला टाइम है वो बड़ा आपका ना स्विचिंग मूड वाला हो जाता है, मूड स्विंग्स जिसे कहते हैं। कभी आप अपने आप में ही बड़े खुश हो, कभी आप अपने आप में बड़े रो रहे हो, कभी आपको अपने साथ रहना पसंद है, कभी आपको लगता है नहीं मेरे साथ लोग होने चाहिए। ये एक चीज़ आपके साथ गुज़रती है, ठीक? हुँ, और जब ये चीज़ गुज़रती है ना तो ये एंड ऑफ द डे आपको एक एनर्जी के साथ कनेक्ट कर देती है, एक डिवाइन एनर्जी के साथ, है ना? कि लास्ट में कहीं नहीं मिलता, कहाँ जाऊँ? तो हाँ, आपको एकदम से एक दरवाज़ा खुलता है और वो आपको एक एनर्जी के साथ कनेक्ट करती है। और हर बार ये एनर्जी अलग होती है हाँ। और पिछली एनर्जी से अगली एनर्जी थोड़ी और हाई होती है, कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता ठीक है? तो ये आपके साथ होता रहेगा जब तक आप अपनी लाइफ के 52 इयर्स कंप्लीट करोगे। है। तो बहुत टाइम है। बहुत टाइम है और ये एक जर्नी है जो आपको स्वयं अपने साथ जोड़ने का काम करेगी। अभी आप भैरव बाबा से अपने आप को बड़ा वो कर पा रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी वापस से जो जितनी एनर्जी गई थी वो मेरी लौट गई, हाँ, क्योंकि मैं मैं उनके बताऊँ साथ आपको, अभी अभी मैं काशी गया था। सो मैं मेरे दर्शन ऐसे हुए थे कि मैं बस यूजुअली बहुत लंबी लाइन होती है, ये होता है, सब कुछ होता है। मैं बस घुसा हूँ और कोई नहीं था। मंदिर में गिनती के 10-20 लोग। मैं अंदर गया और फिर मैं गर्भगृह में भी गया, अंदर बिल्कुल अंदर गया उनके सामने। उन्होंने मेरा अच्छे से मतलब पूजा भी कराई वहाँ पे पंडित जी ने। और कुछ था जो उन्होंने ना वहीं पे, जो मैं बहुत ऐसे कि बोझ लेके चल रहा था कंधों पे, ऐसे कि उन्होंने वहाँ पे उसी समय हटा दिया वो। और एक कोई ऐसी चीज़ें थी जो ना हट ही नहीं रही थी लाइफ से, मतलब गंदी आदत कह लो, कुछ ऐसे कह लो कि जो मैं जिसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ पर वो हो नहीं रहा, वो बस उस मंदिर से निकला, वो हट गया। और अब ना उसकी क्रेविंग है, ना उस चीज़ की कोई कुछ भी नहीं है, वो बस हट गया, जिसको मैं गिनती के पूरे 1 साल तक हटा नहीं पाया। कोशिश करी फिर वापस, कोशिश करी फिर वापस, और वो वहीं पे हट गया। और अब ऐसा है कि उसकी कोई मतलब ऐसा हो गया कि वो कभी लाइफ का पार्ट ही नहीं था, इतना इंटेंस, इतना ज़्यादा इंटेंस। और मैंने उनसे ना मांगा नहीं कुछ, मैं मांगता नहीं कुछ, बट मैं बस ऐसी बातें कर रहा था, खुश हो रहा था, और वो हो गया। तो बता नहीं क्या हुआ ऐसा। और वो जो बहुत एनर्जी थी ना, वो शायद अगर जेन्युइनली अगर कोई अडोंटॉक्स को देख रहा है, और मैं खुद भी अगर देख रहा हूँ, तो पिछले 6 महीने से वो दिखेगा मेरे कैमरा पे कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही है मेरे को। मेरे पिछले थंबनेल्स देख लो, मेरे पिछली वीडियोस देख लो, उसमें मेरी एनर्जी नहीं है, मैं लॉस्ट लग रहा हूँ। क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं थे ना। ये भी कह सकते हैं। बट मैं खुद को देख के बहुत परेशान हो गया था। पिछले कुछ पॉडकास्ट को अगर आप देखोगे, ये वाले पॉडकास्ट से और पहले। इसका एंड ऑफ द डे बताती हूँ मैं आपको क्या हुआ। ये वहाँ से निकला और सीधा सीधा ये मेरे पास आया और इसने मुझे प्रसाद खिलाया और बोला नेक्स्ट पॉडकास्ट कब करोगे। हम्म तो मैंने कहा लेट्स डू इट, करते हैं, बोलो कब करना है। क्योंकि हम लोग मिले भी नहीं ना, हम कितने महीनों नहीं मिले, शायद 1-2 महीने नहीं हम मिले थे। जन्माष्टमी पे लास्ट मिले थे। हाँ, उसके बाद हम नहीं मिले क्योंकि मैं था ही नहीं। मैं कॉल भी नहीं उठाए थे, शायद एक आध बार आपने कॉल भी किया था कि जानने के लिए, वो तो कुछ भी था। मैं ना कॉल्स उठा रहा था, मैं बस गायब हो गया था। और जो मैं देख रहा था ना, मेरे को ना अपने पॉडकास्ट पसंद आ रहे थे कि मैं कर क्या रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा, मेरे को अपना ना काम पसंद आ रहा था, ना अपनी हरकतें पसंद आ रही थी। मैं खुद में ही उलझ गया था बहुत बुरी तरह। और वहाँ से वो बस रात को 1:30 बजे हमने वहाँ पे
काल भैरव मंदिर में आरती अटेंड करी है और वहाँ पे प्रसाद लिया, और बस वो एक दिन था कि वो 8 तारीख 8 दिसंबर के बाद से फिर से वापस से वो जो पुराना वरुण था वो वापस आ गया। वेलकम। बेसिकली ये एक फेज है जो आपके साथ बहुत बार आएगा और ये आता रहेगा, सो प्रिपेयर फॉर इट। ठीक है। पर देखो क्या होता है वरुण, जब हमारे चार्ट्स के अंदर चीज़ें, जब ग्रह जो हैं वो पोजीशंस चेंज करते हैं, जब चीज़ें हमारी बदलती हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट चीज़ के साथ में या नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का प्रयास करती है। अब ये हमारे ऊपर होता है कि हम उस प्रयास में अपने एफर्ट्स कितने लगा रहे हैं, हम कर्म उस तरह के कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपके साथ ये बहुत अच्छा हुआ कि आप जो भी सारी चीज़ें थी आपने उसके लिए रास्ता ईश्वर का दर ढूंढा। कई लोग जब इस स्टेज में आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं ड्रग्स में या किसी गलत रास्ते पे या गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं, और वो फिर और उलझन में और ज़्यादा खराब परेशानियों हो में आ जाते जाते हैं। हैं, राइट। तो यही डिकोड करना कि हमारा ये वक्त, बुरे से बुरा वक्त भी इंसान को अच्छी से अच्छी चीज़ देने वाला होता है। सिर्फ ये हमें डिकोड करना होता है कि इस बुरे वक्त से भी हमें क्या अच्छा मिल रहा है। और आपको याद है वो फेज ऐसा था कि आप भी परेशान हो गए थे कि तेरे साथ हो क्या रहा है, कि तू कोई भी धार्मिक स्थान पे जा रहे थे, दर्शन नहीं हो रहे। आपको याद है हम्म। कि मैं वृंदावन में हूँ बट मैं दर्शन नहीं कर पा रहा, मैं इसके पेट में दर्द हो गया। उल्टियाँ हमारे हुई हैं यहाँ बहुत। पर हमने ठाकुर जी का फूल बंगला किया था, बिहारी जी का, और सब गए हैं इसके यहाँ से, सब मम्मी पापा, इसकी सिस्टर, जो टीम इसकी पूरी इनफैक्ट मेरी। टीम थी वो पूरी टीम खड़ी है, और मैं वहाँ पे क्योंकि मैं ऊपर थी पूजा कर रही थी। 4 साढ़े 4 बजे सुबह की बात थी। हम हाँ। ठाकुर जी का पूरा वो इत्र सेवा और वो सब कर रहे थे, पूजन कर रहे थे हम ठाकुर जी का। और मैं सबसे पूछे जा रही हूँ वरुण कहाँ है, वरुण कहाँ है, तो बोले कि वरुण तो सो रहा है, वरुण आया नहीं। और मैं बड़ा गुस्सा हुई कि ये यहाँ पे सोने आया है, हाँ। ये पूजा करने आया है। फिर हम लोग वहाँ से फ्री हुए लगभग 10-11 बजे। फिर मैंने कहा वरुण अभी भी नहीं आया, वो दर्शन भी नहीं कर रहा है, कहाँ है वो। तो पता चला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे बहुत तेज पेट में दर्द है। फिर इसकी टीम में एक बच्चा है, वो आया, उसने बोला आप किसी डॉक्टर को जानते हो यहाँ पे। मैंने कहा उसको प्रॉब्लम क्या हो रहा है। बोले उसके पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मंदिर से बाहर निकलते हैं फिर ढूंढते हैं। फिर इसको डॉक्टर को दिखाया, दवाई दी। लेकिन आप ये सोचो ये कितना दूर था पता है, मुश्किल से 10 कदम। हाँ, लाइक बिहारी जी के मंदिर के बस बाहर ही थे, ऑलमोस्ट 10 कदम ही होंगे। बिल्कुल, मतलब बिहारी जी के मंदिर के हम बाहर आए और सामने मुश्किल से 10 कदम चलोगे और वो गेस्ट गेस्ट हाउस हाउस था, था हाँ। जहाँ पर ये था। पर ये वो 10 कदम नहीं अंदर रख पाया, और ऐसे टाइम पे जब अंदर कोई नहीं था, पूरा मंदिर खाली था, सिर्फ हम ही लोग थे जो फूल बंगले वाले थे, केवल हम ही लोग थे जो वहाँ पर पूजन करा रहे थे। आप सोचो, कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग खड़े हैं वहाँ पे। और उस समय भी ये नहीं पहुँच पाया। फिर भी मुझे ये ऐसा लगा कि चलो ठीक है, अभी दवाई-ववाई लेगा, कोई बात नहीं, शाम के दर्शन करेगा। पर शाम तक भी इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, इसको अर्जेंटली ही वापस लाना पड़ गया, बट ये नहीं कर पाया। सेम इसके साथ तब हुआ था जब ये कामाख्या गया था। रह इसकी गया था। तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको बड़ा ज़िद कर के कि नहीं दर्शन तो करना है, दर्शन तो करना है, बिल्कुल करना है करके मैं अंदर ले गई थी। बट हाँ, फेस था वो 6-7 महीने वॉज वेरी, आई नॉट से टफ बट वियर्ड, बहुत अलग थे। बट अब सही है, भैरव बाबा ने संभाल लिया, तो हम चिल। बताइए आप, जिनके फेस पे तिल हो। फेस पे कहाँ तिल हो? बहुत सारे लोगों के ना कुछ कुछ नोज पे होता है, बिल्कुल पॉइंट पे, वो कैसा होता है? जिनके पॉइंट पे एकदम नोज पे तिल होता है, ऐसे लोगों को अपने मंगल को बहुत अच्छा करके रखने की ज़रूरत होती है। मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजन ज़रूर करना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए, मीठी चीज़ों का दान मंगलवार को ज़रूर करना चाहिए।
अगर आपके बड़े भाई हैं या आपके घर के अंदर ताऊ जी हैं, आपके आपके पापा के भी बड़े भाई हैं, तो आपको मंगलवार के दिन उनको मीठा ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। अगर वो एक डिस्टेंस पे है, वैसे तो देखिए आजकल हर जगह स्विगी और ये सब कुछ पहुंच ही जाता है, अगर हम खिलाना चाहें तो खिला ही सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी ऐसा है कि हम बार बार नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आप महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार तो ये काम ज़रूर करें। मंगलवार के दिन रेड कलर का कपड़ा आपको ज़रूर पहनना है। हुँ, 101% पहनना है। आपकी एनर्जीज बड़ी अच्छी हो जाएंगी। लोग आपके साथ बड़े जुड़ाव महसूस करेंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको धीरे धीरे प्रगति मिलने लग जाएगी। अगर आपकी नोज़ की टिप पर तिल है तो ऐसे लोग दूसरों के लिए बड़े भाग्यवर्धक होते हैं। अपने जो इनके साथ जॉइंट होकर काम करता है ना, वो उनके लिए बड़े अच्छे पॉजिटिव पार्टनर होते हैं। उनके भाग्य से उनके पार्टनर्स के भाग्य खुल जाया करते हैं। तो ऐसे बच्चों को ना अपनी चीज़ों को चैनलाइज़ करने के लिए चाहे 15 मिनट ही सही, लेकिन मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। मंगलवार के दिन आपको सुबह उठकर एक घी का दीपक जलाकर अपने घर में आँख बंद करके हनुमान बाबा का स्मरण करके बैठ जाना चाहिए, आँखें बंद करके, और सिर्फ हनुमान बाबा के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ये काम आप करना स्टार्ट करिए, आप देखेंगे कि कैसे लाइफ के अंदर धीरे 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 वो सारी चीज़ें ठीक होने लगी जो अब तक ठीक हो नहीं पा रही थी। ओके। जिन लोगों के लिप्स के अराउंड होता है तिल, जिनके लिप्स के अराउंड होता है, ऐसे बच्चों को ना अपना शुक्र बहुत अच्छा रखना चाहिए। सच-धज के रहना चाहिए। और भी हो नॉट रहा है, लाइक कि सच धज के रहना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सच धज के रहना चाहिए, बट अच्छा रहना चाहिए आपको। प्रेज़ेंटेबल। हाँ, आपको ना मतलब हमेशा अपने बाल वगैरह अच्छे से बांध के रख, मतलब आपके बाल ऐसे नहीं होने चाहिए कि ठीक है बिखरे हैं तो बिखरे हैं, ऐसे नहीं। आपको अच्छे से अपने बालों को संवार के रखना चाहिए। आपको अपनी खुद पे काम करना चाहिए। आपको सेल्फ लवर होना चाहिए। हुँ, आपको खुद के ऊपर ना अपनी एनर्जीज लगानी चाहिए। आपको थोड़ी देर योगा, थोड़ी देर व्यायाम, थोड़ी देर आपको अपनी ब्यूटी के लिए आपको मी टाइम ज़रूर रखना चाहिए। सेल्फ केयर करते रहना चाहिए। सेल्फ केयर करते रहना चाहिए। ऐसे बच्चों को अच्छी किताबें पढ़ते रहना चाहिए। ऐसे लोगों को ना अलग-अलग तरह की नई-नई लैंग्वेजेस, नई-नई रिसर्च, नई-नई थ्योरीज़ के बारे में जानना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने शुक्र को अच्छा करने के लिए ना अपने करीबी लोगों को, जो उनके नियर डियर्स हैं, उनको हमेशा अपने साथ में गेट टुगेदर के लिए बुलाना चाहिए कि अच्छा आ जाओ, चलो आज चाय पीते हैं साथ में। अच्छा आपके घर के पास से गुज़र रहे थे, चलो सोचा चाय ही पी के चलते हैं आपके साथ। सोशलाइज़ करते रहना चाहिए। सोशलाइज़ करते रहना चाहिए। अपने नियर डियर्स को अपने साथ हमेशा बाँध के रखना चाहिए। अपनी चीज़ों को छुपा कर रखना चाहिए। हुँ, कोई बुरा फ़ेज़ भी चल रहा है, कुछ आपके साथ गलत भी हो रहा है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा बोलिए मत, बताइए मत। हुँ, उसको वहाँ पर भी थोड़ा-सा लोगों को एक रिफ्लेक्शन अपना बदल के आपको लोगों को यही बोलना है, नहीं सब ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक है चलता रहता है, लाइफ है, कोई दिक्कत नहीं, बट इट्स ओके फाइन। हुँ, आपको ना हर बात पे अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करना, हुँ, ओके। हिडन रखना है। खास करके कुछ भी अगर आपके साथ थोड़ा भी अप डाउन वाली स्थिति हो रही है, डाउनफॉल हो रहा है तो, और अगर आपको कोई बड़ी चीज़ें मिलने वाली हैं, कोई बड़ा अचीवमेंट होने वाला है, कोई चीज़ आपके हाथ में सक्सेस देने वाली है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा काम, या आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कुछ आपको लगता है कि मेरे को बहुत अच्छा मिला, अपने मुँह से मत कहिए। हुँ, ओके। जब आएगा तब सबको पता लग जाएगा। गाय गा जो गाना नहीं है। नहीं, हिडन रहना है ऐसे लोगों को। हुँ, इनकी एनर्जी केवल और केवल इनके अपने ही द्वारा पूरी की पूरी ड्रेन हो जाती है। जब ये अपनी चीज़ें खुद लोगों के सामने बोल देते हैं, चाहे वो अच्छी है, चाहे वो बुरी है। हुँ, बोलनी ही नहीं है। ओके। अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा-सा अपने अंदर चीज़ों को रखना आना चाहिए। बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, और सबसे अच्छी बात ये होती है बहुत समझदार होते हैं। हुँ, ओके। जिनके गाल पे होता है?
जिनके गाल पे तिल होता है, संघर्ष होता है, लेकिन एक होता है कि स्ट्रगल के साथ सक्सेस मिलना। इनको हुँ, स्ट्रगल के साथ सक्सेस बहुत मिलता है। जिनके गाल पर तिल होता है, ऐसे बच्चों को अपने पैरों को हमेशा साफ-सुथरा रखना चाहिए। ऐसे बच्चों को अपनी चप्पलें किसी को पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए। भाग्य कमज़ोर हो जाता है, भाग्य सोने लग जाता है। हुँ, ठीक है? अगर हो सके तो आपको मोजे पहन के रहना चाहिए। हुँ। आपको अपने पैरों को छुपा कर रखना चाहिए। हर किसी को अपने पैर एकदम से ऐसे दिखाते मत घूमिए। ओह! ओके। सॉक्स पूरे टाइम पहने रखें। सॉक्स पहने रहिए या जो भी आप साड़ी या जो भी आप पहन रहे हैं कवर उसमें रखें। आप कवर करके रखिए। कोशिश करिए कि वो आपका पैर जो है वो आपका सबको दिखे नहीं। पैर का मेरा मतलब फुट नहीं है। ये वाला जो आपका हिस्सा होता है ओके। घुटने से नीचे और तलवों से ऊपर, हुँ, मैं ठीक है। उसकी बात कर रही हूँ। ओके। किसी-किसी लोगों के कुछ-कुछ लोगों के जीभ पे भी होता है तिल, हाँ, वो कैसा होता है? देखिए ऐसा कहते हैं कि जिसकी जीभ पर तिल होता है, 2 चीज़ें इसके अंदर बोली जाती हैं। एक तो कहा जाता है कि ऐसे लोगों के इंद्रियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना एक्टिव होती हैं। तो ऐसे लोगों की जीभ जो है वो बहुत सारी चीज़ों को स अ, महसूस कर सकती हुँ, है ना? जैसे उनको ऐसे-ऐसे टेस्ट पता होते हैं, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। हम सिर्फ़ कड़वा, मीठा या खट्टा जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मिर्ची हुँ, जानते हैं हुँ, या कोई एक आधी और किसी को पता होगा तो वो उसका वो निकाल लेगा। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो खट्टे में भी 4 वैरायटी निकाल देंगे। हुँ। ये उस तरह का खट्टा है, ये उस तरह का बिल्कुल बारीक। बिल्कुल बारीक। आप कभी आप उनको कहेंगे ना कि ये ज़रा-सा टेस्ट करके बताना, तो वो उस टेस्ट में भी आपको पर्टिकुलर वो चीज़ बता सकते हैं जो आपने कभी सोची नहीं। हुँ। राजस्थान के मेरे को लग रहा है ज़्यादा लोगों के होता है कि उनको बहुत बारीकी पता होती है खाने की। नहीं, राजस्थानी तो वैसे ही बहुत माहिर होते हैं बारीक चीज़ें पकड़ने में। आई गेस मैं जितना भी राजस्थान में खाना खाया है, जयपुर से लेके जैसलमेर तक, हर खाने में स्वाद था। चाहे छोटे ढाबे पे खाया हो, चाहे 5 स्टार में खाया हो, चाहे किसी के घर पे खाया हो। लाइक दही को भी स्वाद बना देते हैं। लाइक फ्लैट दही को भी पता नहीं क्या। मेरे को लग रहा है बस पानी रह गया है, बाकी सब स्वाद कर दिया उन्होंने। हम ना खाने से प्यार करना जानते हैं वरुण। ये तो है। हमें खाने से बहुत प्यार होता है राजस्थानियों को और खाने से और हमें खिलाने से भी। हाँ, दोनों से बहुत वो नेचुरल खाने से प्यार होगा तभी खिला हुँ। पाएँगे ना, क्योंकि हमें पता है अब तुम मेरे यहाँ आते हो तो मैं तुम्हें 10 चीज़ें बोलती हूँ। अभी तो बाजरे का खिचड़ा, ये लड्डू, वो लड्डू, सर्दियाँ होती ही खाने के लिए है। सर्दी का खाया हुआ गर्मियों में भी लगता है। का हम मिलते हैं तो पहले ही की कन्वर्सेशन स्टार्ट ऐसे होती है कि पहले 15 मिनट खाने की बात होगी, उसके बाद कोई बात होगी। जी, बोलिए। और मैं इतनी वैरायटी इसके सामने रखती हूँ कि देख ये बाजरे का लड्डू है, देखिए तिल का लड्डू है, देखिए अलसी का लड्डू है, देखिए गोंद का लड्डू है, अब बता तू क्या खाएगा इसमें से? गाजर का हलवा है, बता तू क्या खाएगा? और ये बोलेगा बस इतना सा चख लूँगा, फिर मेरा पारा चढ़ जाता है कि यार इतनी मेहनत करके मैंने इतनी सारी चीज़ें बनाई है, कुछ तो खा इसमें से। इतनी हैवी मील मेरे को होता है कि मैं थोड़ा 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 सब टेस्ट कर लूँ, क्योंकि एक राजस्थानी जिनको खिलाने का शौक है और एक पंजाबी जिसको खाने का शौक है, वो चाहता है कि ज़्यादा मिल जाए। अब मैं एक लड्डू खा लूँगा ना तो मेरा हो गया कि यार पेट भर गया, अब दूसरा खाया नहीं जाएगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा खाता हूँ कि सब सब ज़्यादा लालच है, सब खा के टेस्ट कर लूँ। नहीं, पर हमारे साथ क्या होता है हम राजस्थानियों में एक चीज़ बहुत अच्छी है, जो मुझे लगता है कि मैंने अपने कल्चर से सीखी है, हम राजस्थान वालों से सीखी है। हम लोग खाने के अंदर ना खाने को सिर्फ़ इसलिए नहीं खाते कि उससे हमें अपना पेट भरना है। हुँ, हम खाने को जोड़ते हैं अपने स्वास्थ्य के साथ भी। हम खाने को जोड़ते हैं अपनी हर एक चीज़ के साथ। जैसे अगर सर्दी है तो सर्दी से अपने आप को अपनी बॉडी को बचाने के लिए हमें कैसा खाना खाना है। तो हुँ, हम उन चीज़ों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा बाजरे पर इस समय ज़ोर देंगे। बाजरे का खिचड़ा हमारे यहाँ ज़्यादा मतलब खिचड़ी जो होती है वो हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाती है। हमारे यहाँ बाजरे के लड्डू ज़रूर बनते हैं, बाजरे की रोटी ज़रूर बनती है क्योंकि हमें पता है कि इस समय ये खाना हमें कहीं न कहीं अंदर से शक्ति देगा। हाँ, हमें
ठंड से बचाने के लिए हमारा प्रोटेक्शन का काम करेगा, ठीक है? उसी तरीके से जब गर्मी आती है ना, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे तुमने कहा कि दही, छाछ, हम इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। हुँ, हमारी चीज़ें भी वैसी ही बनती हैं जो उस समय की जो गर्मी है, उससे हमारी बॉडी को लड़ने के लिए या फाइट करने के लिए हमें उस तरह की एनर्जीज़ देते हैं। हुँ, हम उन चीज़ों से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें, भरी गर्मी में भी काम कर सकें। तो ये अगर जब खाने का आप शोध करोगे और राजस्थान के लोगों के साथ जब चीज़ों को आप कनेक्ट करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये बात तो है। ओके। तो शायद ये सुन के बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि जितना राजस्थान के लोग घी और ये सारी चीज़ों का सेवन करते हैं और करने पर ज़ोर देते हैं, करने बाजरा, पर घी, ज़ोर भी देते हैं। ऊपर से आपको डाल-डाल के इसीलिए खिलाया जाता है कि बेटा खाओ। एक खिचड़ी, मेरे को खिचड़ी पसंद है, बचपन से खा रहा हूँ। उसके ऊपर उतना ही देसी घी भी बहुत पसंद है। उसके ऊपर उतना ही गुड़, और वो गुड़ गरम-गरम मेल्ट हो रहा है उस पे, और वो खा के मेरे को आधी प्लेट में ही हो गया कि कितना खा लिया मैंने कि इसको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम तो दो। और जब वो टाइम माँग रहा है उतने में दूसरी डिश आ गई कि ये भी खा। और नालायक ये नहीं कह रहा, वो भी मैम के हाथ की, हाँ, वो भी था। जयपुर में खाई थी, वो बहुत स्वाद थी, पर हैं? यहाँ नहीं मिलता दिल्ली में वो। मिलता है? चल आज खिलाती हूँ अभी घर पे। ठीक। चलो फिर कितनी सी ये देर लगेगी? 2 घंटे, ढाई घंटे अभी बन जाएगा। डन। एक सवाल जो शायद सबको पसंद आएगा, आप अपनी 5 फेवरेट डिशेस बता दीजिए। मेरी 5 फ़ेवरेट डिशेज़, अ, कैर सांगरी ठीक है। सबसे ज़्यादा पसंद है। मोगरी की सब्ज़ी हुँ, सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट है। गट्टे गट्टे। बहुत ज़्यादा पसंद है। बाजरे का कुछ भी खिला दो, बाजरे का खिचड़ा खिला दो, लड्डू खिला दो, कुछ भी खिला दो, सब बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और कोटा की हूँ तो कोटा कचौरी। ओके, कोई भी एक रेसिपी बता दो, क्योंकि बहुत सारे नॉर्थ वाली बेल्ट तो है ही, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होंगी ये सारी चीज़ों की रेसिपी। तो कोई भी एक फेवरेट डिश की रेसिपी जो सब बना सके, और अगर आप बनाएँगे तो प्लीज़ टैग कीजिएगा हमें। ओह! तो कोटा कचौरी सिखाऊँ? जी। चलिए। कहाँ से एस्ट्रोलॉजी से कुकिंग क्लास तक पहुँच गए हैं, बट ऐसे ही होता है यहाँ। कोटा कचौरी के लिए आपको सबसे पहले चाहिए मैदा। हुँ, और मैदा जो हम गूँथते हैं, जो हम लगाते हैं, उसके अंदर हम डालते हैं थोड़ा-सा हल्का-सा नमक स्वाद अनुसार, और उसके अंदर हम तेल से उसको थोड़ा तेल डाल के फिर हम उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गूँथते हैं। हुँ। उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आप उसको गूँथ लेते हैं, तो आपको उसको बड़े उससे बार-बार पटकना पड़ता हाँ, वो जो है ना? हाँ, ताकि समझ गया। उसमें लोच आ जाए। हाँ। फिर आप उसको थोड़ी देर साइड में रख दीजिए। अब आप क्या करेंगे, आप उड़द की दाल जो आप रात को भिगो देंगे, सफ़ेद हुँ, उड़द की दाल बिना छिलके वाली, उसको आप रात को भिगो देंगे। सुबह आप उसको हल्का-सा उबाल लेंगे। उबालने के बाद में आपको थोड़ा-सा तेल लेना है। उस तेल के अंदर आपको हल्का-सा जो है हींग डाल देनी है, और उसके अंदर आपको डालना है बेसन। ओके। बेसन डालना है और हल्का-सा पानी डाल के आप उसको चलाएँगे। वो बिल्कुल एकदम पतला भी नहीं होना चाहिए और एकदम गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। हुँ, फिर आप उसके अंदर मिला देंगे आपकी दाल, हुँ, ठीक? अब आप उसमें खड़े मसाले डालेंगे, तो खड़े मसालों में डलता है आपका, सबसे पहले आपकी काली मिर्च डलेगी, हुँ, आप उसमें लौंग भी डाल सकते हैं, आप उसमें खड़ा धनिया भी डाल सकते हैं। हुँ, आप उसमें मिर्च डालेंगे, लेकिन मिर्च आप पिसी हुई डालेंगे, ठीक है। ठीक है? नमक डालेंगे, हुँ, और ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है चलाते रहेंगे। ठीक है। जैसे हम हलवा पकाते हैं ना, उस भूनना तरीके है, से भूनते रहेंगे हम ठीक उसको, है। मतलब धीरे-धीरे हम उसको धीमी आँच पे? आँच पे पकने देंगे। ठीक है, फिर हम उसको, जब वो पक जाएगा, हम उसको ठंडा कर देंगे। ठीक है। अब हम छोटी-छोटी जो है, कचौड़ी के लिए। छोटी कचौरी के लिए लोई जो है वो बनाएँगे। हाँ, उसके अंदर ये मसाला डालेंगे, उसे पैक करेंगे, और फिर बहुत डीप फ्राई करके, हुँ, बड़े तसल्ली का काम है ये, हुँ, डीप फ्राई करके वो कचौरियाँ तैयार हो जाती हैं। आप इसको चटनी के साथ भी खा सकते हो, आप इसको कढ़ी के साथ भी खा सकते हो, आप इसको आलू की सब्जी के साथ भी खा सकते कढ़ी वाली मैंने वहीं खाई थी, कढ़ी कचौड़ी। हो। हाँ जी। वो यहाँ यहाँ पे मैंने नहीं खाई थी कहीं। हाँ, तो आप पर किसी दिन सुबह आओ, हम हाँ, मैं आपको वही कह खिलाएँगे। रहा था कि यहाँ खानी होगी तो आपके पास आऊँगा। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है अंदर से कि ऑडियंस के कमेंट आएँगे कि आपने और रेसिपी क्यों नहीं पूछी? तो कोई भी एक क्विक रेसिपी जो जो टीनेजर्स हैं या जो
बैचलर्स हैं जिनको कुछ जल्दी से बना के खाना होता है बट वो बहुत स्वाद बन जाए, जैसे कि कोई भी एक जल्दी से स्नैक बन जाए या कुछ ऐसा बन जाए जो 2 मिनट में बन जाए। 2 नॉट मिनट दो में तो तुम्हारी मैगी मतलब बनती है 2 मिनट बेटा। नहीं, बट मतलब कि जल्दी बन जाए, जिसमें मज़ा भी आ जाए और काम भी हो जाए। स्नैक्स चाहिए? हाँ, स्नैक्स में सबसे अच्छा तो ये स्नैक ही है, ये हमारे तो हिसाब से तो हम तो ये वैसे स्नैक ही क्या, पर कोई ऐसी मील जो जल्दी बन जाए, जो सब बना सकें। बना तो सब सभी सकते हैं, पर तो हमारा तो देखो, हमारा जो भी खाना है, एक मैं आपको एक तसल्ली से बहुत बनता है। साफ बात बताती हूँ। मेरे यहाँ भी जो सर्वेंट्स काम करते हैं, तो बहुत कम ही होता है, क्योंकि मुझे टाइम बहुत कम मिल पाता है कि मैं कुकिंग करूँ। लेकिन जिस दिन मैं कुक करती हूँ ना, मेरे यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, मेरे घर में जितने भी लोग हैं, वो बड़े स्वाद से रोटी खाते हैं, और वो ये कहते हैं कि आज हमने 2 की जगह 4 खा ली, क्योंकि आज सब्ज़ी बड़ी टेस्टी थी। तो हुँ, मैं अपने जो मेरा कुक है, मैं उसको यही कहती हूँ कि कोई फ़र्क नहीं है, वही मसाले मैं डाल रही हूँ, वही तू डाल रहा है, वही सिस्टम तू चला रहा है, वही सिस्टम मैं चला रही हूँ। लेकिन सिर्फ़ जिस चीज़ का फ़र्क होता है ना, वो होता है खाने को पकाने का। हुँ, वो लोग हर चीज़ को इंस्टेंट करने पर बिलीव करते हैं, और जल्दी। मैं उस चीज़ पर बहुत देर तक उसको पकाने पे बिलीव करती हूँ। वो दाल बनाते हैं, तो उनकी दाल जो है वो कुकर में बन के और छौंका लगाया और ख़त्म हो गई, हुँ, इंस्टेंट। मेरी दाल घंटों घुटती रहेगी, घुटती रहेगी, घुटती रहेगी, घुटती रहेगी। फिर जाकर एक छौंक लगेगा, फिर ऊपर से घी का थोड़ा-सा चम्मच जाएगा, तड़का नहीं, केवल घी का वो हुँ, चम्मच जाएगा। फिर उसके बाद फिर घुटेगी, फिर घुटेगी, फिर घुटेगी, फिर उस पे एक और छौंका जाएगा। तो मेरा जो खाना बनता है, पानी मेरे आ रहा है। मेरे खाने को बनने में कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं। मेरा खाना 1 घंटे में, आधे घंटे में बन ही नहीं सकता, वरुण, पॉसिबल ही नहीं है। मैं धीमी-धीमी आँच पे उसको बड़े देर तक पकाती रहती हूँ। अब जैसे मेरी आदत है, मैं कोई भी सब्ज़ी अगर बनाऊँगी, तो हाँ, मैं उस सब्ज़ी को चलाती रहूँगी, चलाती रहूँगी, चलाती रहूँगी, धीमी-धीमी आँच पे चलाती रहूँगी, जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो जो लोहे की कढ़ाई है ना, हुँ, जिसमें वो पक रही है, तब तक उसको आपको अच्छी से उस कढ़ाई में रख के पकाना है, जब तक आपको ये नहीं लगता कि अब वो दोनों चीज़ें एक हो रही हैं। हुँ, करेक्ट। दोनों का आपस में कहीं न वो कहीं आ गया है। मेल हो रहा है। हुँ, तो मेरी सब्ज़ी आपको इसलिए थोड़ी-सी ना लंबे, आप मुझे खाने के लिए बोलोगे तो मैं कहूँगी भाई 2 घंटे का टाइम दो कम से कम। एक मैं आपके जब घर आया था तो आपने वो वाली सब्ज़ी खिलाई थी, सेव सेव टमाटर। टमाटर, वो बता दो। वो बस वो बता दो, वो बहुत स्वाद है, नहीं, एक वो बता बात दो। बताओ, ये तुम ऑडियंस के लिए पूछ रहे हो या अपने लिए मैं पूछ रहे हो चाह कि रहा हूँ मैं कि आज जाके ट्राई करूँगा और मैं बनाऊँगा? नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये अपने अपने कुक को भी दिखा सकूँ और मम्मा को भी दिखाऊँ, और बाकी भी अगर मैं चाह रहा हूँ तो ऑडियंस को भी चाहिए ही होगा कि हमको भी मिले। खड़े मसाले जो होते हैं, जैसे कि धनिया हो गया, जैसे कि मिर्च हो गई, इसको आप थोड़ी देर भिगो के रख दीजिए, करीबन 4-5 घंटे पानी में भिगो के रख दीजिए। और हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है, इसलिए सिर्फ टमाटर, जो लोग अदरक यूज़ करते हैं, थोड़ा सा अदरक उसके अंदर डाल लीजिए, और साथ में ये खड़ा मसाला जो है वो डाल के आप मिक्सी में पीस लीजिए। सेव ले लीजिए। अब हमारे यहाँ तो जो सेव हम लोग यूज़ करते हैं, वो हम लोग कोटा से जो सेव लाते हैं, हमारे कोटा के मशहूर होते हैं, हमारे कोटा के मोटे सेव, तो हम उन्हीं सेवों की सब्ज़ी बनाते हैं। तेल लीजिए, उसके अंदर थोड़ा-सा ज़ीरा डालिए। हमारे यहाँ हर सब्ज़ी के अंदर हींग ज़रूर डाली जाती है। बिना हींग के हमारे यहाँ सब्ज़ी नहीं बनती। तो हींग डालिए, उसके अंदर आप थोड़ा-सा हल्दी डालिए, फिर आप अपना ये पूरा जो आपने पेस्ट बनाया है इसको डाल दीजिए, और फिर इसको अच्छे से पकने दीजिए, बहुत अच्छे से पकने दीजिए। जैसे-जैसे ये पकता जाएगा, थोड़ी देर बाद बहुत थोड़ा-सा आधा चम्मच इसके अंदर आप दही डाल दीजिए। फिर इसको पकाइए, फिर पकाइए, जब इसके ऊपर से तेल आने लग जाए, जब आपको लगे कि ये पकने लगा है, तब आप इसके ऊपर थोड़ा-सा वापस से दही, आधा चम्मच दही वापस डाल दीजिए, फिर इसको थोड़ा-सा आप और गाढ़ा होने दीजिए। हुँ, थोड़ा-थोड़ा पानी डालते रहिए, जब आपको लगे कि थोड़ा गाढ़ा होता जा रहा है, तो साथ-साथ में पानी भी डालते रहिए। लास्ट में आप सेव जो है वो इसमें डाल के 10 मिनट आप इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए, ऊपर ढक के, तैयार। ऊपर से धनिया काट के बुरक दीजिए, तैयार हो गया। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिए, मिर्च अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो और मिर्च डाल दीजिए, ये आपके अपने स्वाद है। गरम मसाला मैं यूज़ कम करती हूँ, तो गरम मसाला मैं नहीं डालती, आपको अगर डालना है तो आप डाल सकते हैं। और जितने लोग भी बना रहे हो मेरे को बुला लीजिए, मैं खाने आ जाऊँगा। ओके,
सो अब शेफ ये इसने कुछ नहीं किया है, ये इसने अब रिजर्व करके रख लिया कि जब इसका मन करेगा तो ये किसी को भी ये रेसिपी दिखाएगा और कहेगा ये बना दो। ये बना दो। इस पे एडिटर रील काट के ना एक बिल्कुल अच्छे से जितनी जितनी मैंने बोली है स्वाद अनुसार ये वो सब डालते रहना, सो दैट पूरे देश को ये मज़ा मिलना चाहिए। मैं ये मज़ा पूरे देश को देना चाहता हूँ। ओके, सो मन इसका ललचा रहा है। क्योंकि मैंने वो टेस्ट किया, जिस दिन आप लोगों ने वो खा लिया तो फिर वही सेम लेवल का मन सबका ललचाएगा। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ, और जितने भी लोग बना रहे हैं प्लीज़ मेरे को टैग ज़रूर करना। अगर आप दिल्ली के आसपास होगे, दिल्ली एनसीआर वालों, वहाँ तक तो मैं आ जाऊँगा खाने। ओके, तो मेरे यहीं आ जाना। हाँ आपके यहाँ भी आऊँगा, पर सब मेरे को खाने का बहुत शौक है कि जितना और खाया इससे कुछ नहीं जाता। इसके सामने अगर मैं अभी थाली लगा के रख दूँ ना तो उसमें से 2 चीज़ खाएगा और फिर कहेगा मैम बस बहुत हो गया। मैं बहुत दिमाग से खाता हूँ आपके साथ, क्योंकि आप ना बहुत सारी चीज़ें रखते हो तो मेरा मन होता है कि सब खा लूँ, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी बाइट लेता हूँ कि फिर पेट भर जाएगा। ओके, सो हमने तिल ऑलमोस्ट कवर कर लिया और ऑडियंस को समझ आ गया होगा। अगर कोई आपको लगता है कि कहीं आपके स्पेसिफिक ऐसा तिल है जो आप चाहते हैं पूछना, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में ले लेंगे। बहुत सारे लोग ना कुछ ऐसे होते हैं जो ना नहीं बोल पाते लोगों को, उनसे नो नहीं बोला जाता है, उनसे किसी को मना नहीं किया जाता, और उस चक्कर में वो बहुत पिस जाते हैं, फंस जाते हैं, इमोशनली फंस जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और क्या करना चाहिए? सो सॉरी मैं फिर आ गया, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप लोग भूल रहे हैं सब्सक्राइब करना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे गेस्ट लाने के लिए जो आपका, मेरा, अडॉल्ट टॉक्स का, तीनों का भला करता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ये एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए, बट ये चैनल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना बोलना भी एक कला है वरुण, और ये कला मुझे लगता है हर इंसान को सीखनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि कब जीतना है ये तो सबको पता है, लेकिन कब हारना है ये जिसको पता लग जाए ये समझ लीजिए हीरो वही है। तो हाँ बोलना तो बहुत आसान है, सरल चीज़ करना तो बड़ा सरल होता है ना। आपने मुझसे कहा मैम कल पॉडकास्ट करेंगे, हाँ करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि कल मैं जा रही हूँ, मैं हूँ नहीं। मैंने हाँ तो कर दिया आपका दिल रखने के लिए। अब आप मुझसे कल जब फ़ोन करोगे तो मैं आपसे बहाना लगाऊंगी, आज ये हो गया, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया। तो आपको लगेगा तो फिर कल ही मना कर देते, आज क्यों मना किया। तो ना पहले बोलना सीखिए। अगर आप उस चीज़ को करने में कामयाब हो गए तो आपकी वाहवाही वैसे ही हो जाएगी, लेकिन अगर आपने हाँ करके नहीं किया तो वो आपकी बदनामी कर जाएगा। तो इसलिए ना सीखना या ना बोलना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, और हर इंसान को ये कला ज़रूर सीखनी चाहिए। पता होना चाहिए कि कब रन छोड़ना है। बिल्कुल पता होना चाहिए कि कब रन छोड़ना है। जी, ओके। बहुत सारे लोग ना पैसा नहीं मांग पाते, उनको अपना ही पैसा, किसी से पेमेंट हो गई, किसी से कुछ हो गया, वो मांगने में बहुत शर्म आती है। उनको लगता है कि यार अपना ही कमाया हुआ पैसा है, अपना ही सब कुछ है, बट उनको ऐसा लगता है कि अगर हम पैसा मांगेंगे तो हमारी इज्जत कम होगी, या फिर अपने ही मन में वो घुटे जा रहे हैं कि हम मांगे नहीं मांगे, पैसा नहीं मांग पाते लोग। ऐसा क्यों होता है? झिझकते हैं, लिहाज करते हैं, और पहली चीज़ ये है कि हमें यही समझ लेना चाहिए वरुण कि जब हम किसी चीज़ को मांग रहे हैं सामने वाले से, इसका मतलब सामने वाले के अंदर उस चीज़ को लेके सेंसिबिलिटी पहले ही नहीं है। वो इंसान हमसे उस कदर जुड़ा ही नहीं है कि उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा हम्म कि उसका हमको जो देना है वो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको देना हम्म है ना? फिर जब हम उससे मांग रहे हैं, चलो ठीक है आपको नहीं समझ में आया, आपको नहीं पता लगा, आप ये सोच रहे हो कि चलो ठीक है बाद में कर लेंगे, अरे घर का मामला है बाद में देख लेंगे। फिर आपने सामने वाले से कह दिया कि मुझे चाहिए, सिर्फ पैसे की बात नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने कह दिया कि मुझे चाहिए ये चीज़ या मुझे ये चीज़ ज़रूरत है मेरी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने सामने वाले को समझा दिया, फिर भी उसे समझ में नहीं आ रही वो बात। हम्म तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब वो आपके साथ कहीं कनेक्टेड ही नहीं है। हम्म तो फिर जो इंसान आपसे कनेक्टेड ही नहीं है, उससे कुछ भी माँगने में या उससे कुछ भी कहने में आप क्यों लिहाज़ कर रहे हैं? हम्म लिहाज़ रिश्तों में किया जाता है। लिहाज़ वहाँ किया जाता है जहाँ एक दूसरे को सम्मान दिया जाता है। हम्म जब आपके जज़्बातों का सम्मान नहीं, जब आपकी बातों का सम्मान नहीं, तो फिर लिहाज़ भी किस बात का? राइट।
बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनके बुरे वक्त में उनका कोई साथ नहीं देता, सब उनको उनके बुरे वक्त पे छोड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है उनके साथ? बुरा वक्त होता ही नहीं कुछ, वरुण। बुरा वक्त केवल हम महसूस करते हैं कि ये बुरा है। कहते हैं कि बुरा वक्त ही इंसान का सबसे अच्छा और सबसे सही साथी होता है, क्योंकि वो उस वक्त आपको ये बताता है कि कौन आपका अपना है, कौन पराया। बुरा वक्त आपको आईना दिखाता है, बुरा वक्त आपकी आपसे पहचान कराता है। बुरा वक्त ही होता है जो आपको अंदर से क्लीन एंड क्लियर करता है और आपके मन से वो भ्रम हटाता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे लिए ये कर देगा, ये मेरे साथ खड़ा हो जाएगा, ये मुझे साथ दे देगा। मुझ पर कभी मुसीबत आई तो सबसे पहले ये हमारे साथ चलेगा। बुरा वक्त आपके साए को भी आपके साथ परिचय करा जाता है। बहुत सारे लड़के लड़कियां अपने प्यार का ना इजहार नहीं कर पाते, अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कि वो बस सोचते रहते हैं अपने अंदर ही अंदर कि मैं उसको खो ना दूं, ये बोल के कि मैं प्यार करता हूँ उससे, आई लव यू बोलने से पहले डरते हैं, बस इस डर से कि यार ये दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी, वो मेरे को छोड़ के चला जाएगा या छोड़ के चले जाएगी, जो अभी अच्छा लग रहा है ये भी नहीं रहेगा, तो कभी वो अपने प्यार को इजहार नहीं कर पाते और इस चक्कर में बहुत सारे लोगों से कुछ छूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? पहले तो आपको प्यार के नियम समझने पड़ेंगे। प्यार एक तरफ़ा है या प्यार दो तरफ़ा है। पहले तो आपको इस चीज़ पर जानने के लिए आपको सामने वाले को अपनी चीज़ें, अपने इमोशंस बताने पड़ेंगे। वहीं डर जाते हैं। डर तब रखिए जब आपको ऐसा लगता है कि आप सामने वाले से अपने प्यार के बदले प्यार पा ही नहीं सकते। डर हम्म। तब रखिए, क्या पता आपका प्यार ही सामने वाले की ताकत बनने वाला हो। क्या पता वो सेम डर वो भी लेके चल रहा हो। तो सही वक्त कैसे जाने एक्सप्रेस करने का? प्यार को तो हमेशा एक्सप्रेस करते रहना चाहिए। मुझे तो लगता है प्यार अगर है तो हमेशा बताते रहना चाहिए, हाँ प्यार है। एक माँ अपने बच्चे को कैसे हर समय ये व्यक्त करती है ना कि तू मेरा राजा है, तू मेरा बच्चा है, तू मेरा सोना है, हम्म। तू मेरी जान का टुकड़ा है, तू मेरा जिगर है। कैसे एक माँ अपने बच्चे को हर बात बात पे बता देती है ना, तो मेरा सबसे प्यारा बच्चा है, उठ जा मेरे लाल, सो जा बेटा, हम्म। है ना। हर चीज़ में आ तो हर जाता है वो। चीज़ में एक्सप्रेस करती है एक माँ अपने बच्चे को कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये शायद यही एक चीज़ होती है जो बच्चे को बहुत सिक्योरिटी देती है, वरुण। हम्म। एक माँ जब बच्चे को बार बार ये चीज़ छोटी छोटी बातों में दिखाती है ना, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तो एक बच्चे के अंदर ना यही एक सिक्योरिटी आ जाती है कि कोई और करे ना करे, मेरी माँ मुझसे हमेशा प्यार करेगी। कोई है। कोई है जो मुझे हमेशा बहुत प्यार करेगा। हम्म। कोई है जो मेरा इंतज़ार करेगा। कोई है जिसको फ़र्क पड़ेगा मैं बीमार हूँ या नहीं। कोई है जिसको मेरी चिंता होगी, कोई है जिसको मेरी फ़िक्र होगी। हम्म। जब आपको ऐसा ही प्यार किसी और व्यक्ति के साथ मिल जाए, तो वो प्यार है नाइस। ओके। और उसको एक्सप्रेस करना चाहिए और हर पल करना चाहिए। प्यार को छुपाना प्यार नहीं है, प्यार को बताना प्यार है। हम्म। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो ठीक हैं, सही हैं, पर बाकी लोग ना पीठ पीछे उनकी बुराइयां बहुत करते हैं, उनके पीठ पीछे उनकी बुराइयां होती हैं। ऐसा क्यों होता है उनके साथ? उनमें कुछ बात होती है, वरुण। ओके। उनमें सच में कुछ बात होती है। आप सोचिए, जिस महफ़िल में हम नहीं बैठे, फिर भी चर्चा हमारे सरेआम है। बुरा ही सही, फिर भी लबों पे नाम तो हमारा यार है। हम्म। तो आप सोचो ना कि आप कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हो। आपके अंदर कुछ तो ऐसी बात है कि बुराइयों के रूप में ही सही, आपकी बात तो हो रही है। कोई जब आपके बारे में बात करता है ना, जब कोई आपको इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है, आज आप और मैं बैठे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं किस बारे में? ज्योतिष के बारे में। क्यों? ज्योतिष एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लाइफ चेंजिंग टूल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बैठते हैं, हम बात करते हैं मंदिरों के बारे में, भगवान के बारे में, जीवन की सब कुछ राह, जीवन की चाह, जीवन की साँसें, मतलब हर कुछ जो भी आपके पास है, सब ईश्वर से शुरू, ईश्वर पे ख़त्म। हम्म। आरंभ और अंत सब ईश्वर। तो हम उनके बारे में बात करें तो
वो डिजर्व करते हैं कि उनकी हर कोई बात करे, उनकी हर कोई चर्चा करे। हम्म। हरि कीर्तन हर जगह होना चाहिए, हरि नाम हर जगह फैलना चाहिए। तो हम उस बारे में बात कर रहे हैं। अब आप एक चीज़ सोचिए, अगर कोई महफ़िल में जहाँ आप नहीं हैं, आप जहाँ उपस्थित ही नहीं हैं, वहाँ भी लोग आपके चर्चे कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, बुराई ही सही, आपकी बात तो हो रही है, तो इसका मतलब आप में कुछ बात है। आप लोगों के ज़हन से ही नहीं उतर रहे, क्या गज़ब का अट्रैक्शन है भाई, आप लोगों के ज़हन से ही नहीं जा रहे। हम्म। वो अच्छा तो आपका एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन वो आपको बुरे में भी नहीं छोड़ पा रहे। तो गज़ब मतलब की बात है। इसका मतलब आप में और मेरे में तो बहुत बात हम में तो बहुत है। बात है। क्योंकि हमारी ही बात से बहुत लोगों की बात हो रही है। हमारी बात से ही लोगों की ज़िंदगी चल रही है, लोगों के व्यूज़ बढ़ रहे हैं, लोगों के चैनल चल रहे हैं। हमारी बात से ही उनकी दाल-रोटी चल रही है। हमारी ही बात से वो ज़िंदा हैं, हमारी ही बात से उनके नाम फ़ेमस हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि हम कितने फ़ेमस होंगे, क्या बात है। हम में कुछ तो बात होगी। जो 100%। जिस जिस इंसान के जीवन में उसको 30 इयर्स 30 इयर्स जिस इंसान को एक चीज़ की तलब रही, एक ख्वाहिश रही, वो ख्वाहिश वो किसी के भी साथ होकर पूरा नहीं कर पाया। उसकी वो ख्वाहिश किसी से भी पूरी नहीं हुई, उसकी वो मैनिफेस्टिंग कोई पूरी नहीं कर पाया। क्या? पॉपुलर होना, लोग जानें, लोग मुझे बुलाएँ, लोग मुझे ब्रॉडकास्ट में बैठाएँ, लोग मुझे कहें कि आप बैठिए, आप बात करिए, आप चर्चा करिए। कोई जानता भी नहीं, कोई बुला भी नहीं रहा, कोई बात भी नहीं कर रहा। आपकी मेरी बात करके लोग बात करने लगे हैं। बातें भी तो महफ़िलों में हमारी ही हो रही हैं। एक बॉलीवुड में ना कोई एक क्रिटिक है जो मेरे को नाम नहीं याद, पतला सा है, क्या नाम है उसका, कमेंट कर देना अगर आपको पता हो। वो यही करता है, सबको कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो बस मेरे को ऐसा लग रहा है कि एस्ट्रोलॉजी का भी एक आ गया है, बट इट्स फाइन। ओके। सो बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है ना कि वो अच्छा करने जाता है और बुरा हो जाता है। आजकल बहुत मीम भी बन रहा है कि कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब आप किसी भी चीज़ को करने से पहले सोच विचार और पूर्ण समर्पण नहीं लाएँगे, तो वो कर्म जो है वो कांडी हो जाएगा, है ना? नहीं तो अगर आप सोच समझकर पूरी तैयारी के साथ पूरी चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करके और रेडी होके आप उस पर वर्कआउट करके अगर आप जाएँगे, तो वो चीज़ आपके लिए हमेशा अच्छी ही तरीके से आपको होती हुई दिखाई देगी। अब आप अगर एस्ट्रोलॉजी से पूछे कि ये कर्म करने जाते हैं, कांड क्यों हो जाते हैं, तो भाई आपको अपने 2 चीज़ों को बिल्कुल सही करने की ज़रूरत है। एक, अपने सूर्य को अच्छा करिए तो आपका कर्म जो है वो कांड नहीं बनेगा। हम्म। और दूसरा जो है, आपको अपने दिनचर्या के अंदर आपको पानी का बड़ा महत्व समझना है, पानी को वेस्ट नहीं करना है। हम्म। पानी के को किसी भी तरीके से आपको बर्बादी नहीं करनी है पानी की। हम्म। जैसे मैंने आधा ग्लास पानी पिया, आधा पानी फेंक दिया, ग्लास हम्म। पानी, ये नहीं करना। आप पानी का सम्मान करेंगे, पानी पिएंगे, बैठकर पानी पिएंगे। पानी पीते वक्त आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई गुस्सा, कोई क्रोध, किसी को कोई गाली, ये नहीं होनी चाहिए। पानी पीते वक्त आप बहुत शांत होने चाहिए, बहुत आराम से बैठे होने चाहिए, तब आप वो पानी ग्रहण करिए। हबड़-तबड़ में पानी मत पीजिए। हम्म। अनलेस आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तब हो जाता है थोड़ा, जब आप कुछ खेल रहे हो। एक आधी बारी हो गया ठीक है, लेकिन हर बार तो नहीं ना। पर जब भी हम लोग फुटबॉल वगैरह खेल रहे होते हैं तो पानी की तलब ही उस टाइम पे होती है जब हवड़ तवड़ होती है, हाँ सांसें बहुत तेज चल रही होती हैं, तो गलत है। थोड़ा-सा तो आपको शांत होके ही पानी पीना चाहिए। हालांकि हम हर हर बार हमने कोच से गाली ही खाई है, डांट ही खाई है कि इतनी तेज सांसों में पानी नहीं पीना चाहिए। नहीं पीना पर वो चाहिए। तलब ऐसी होती है कि चाहिए है पानी, पर डांट पड़ती है। हाँ, तो तुम भी कर्म करने जाते हो, कांड बहुत करके आते हो। सूर्य स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ओके। और पानी की कदर करनी पड़ेगी। देखो, हम्म। जब आपको लगे ना आपकी चीज़ें विपरीत हो रही हैं, तो आपको ये समझ जाना चाहिए, सबसे बड़ा एनर्जी का जो हमारे पूरे सिस्टम में जो आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी जिस चीज़ से मिलती है, वो मिलती है पानी से। हम्म। सबसे बड़ा थेरेपी का काम करता है पानी।
सबसे बड़ी है थेरेपी का। तो आपको पानी को ही लेकर अपनी चीज़ों को ठीक करना है, पानी का वेस्टेज नहीं करना है। आपके घर में पानी बिना मतलब के कहीं भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपके वास्तु में भी दिक्कतें तब चालू होती है जब आपके घर के अंदर पानी लीकेज वगैरह। लीकेज होने लगे। आपके यहाँ पे पानी का स्रोत जो है वो हमेशा खराब ही रहे। तो हम्म। यही चीज़ें तो आपकी लाइफ के अंदर दिक्कतें पैदा करती हैं। ओके। बहुत सारे लोग अपने मन की बात ना बोल नहीं पाते, 100 बातें होती है उनके पास बोलने के लिए, हर चीज़ सही भी होती है उनके मन में, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो बस मन में ही रह जाता है। ऐसा क्यों? जो लोग मन में बातें रखते हैं ना वो मन के बड़े सच्चे होते हैं। उन्हें इस बात का एहसास होता है कि हमारी बोली बात से किसी को अच्छा या बुरा महसूस हो सकता है। वो बड़े सेंसिटिव होते हैं और वो इस चीज़ को महसूस कर पाते हैं कि हमारी बात किसी को ठेस पहुंचा सकती है, हमारी बात से किसी को हर्ट हो सकता है, किसी के इमोशंस हर्ट हो सकते हैं। तो जिसको इस बात का इतना ज्ञान है, जिसको पता है कि उसकी कही बात से हम्म। किसी का व्यवहार या किसी का मन या किसी के जीवन के अंदर कुछ खराब हो सकता है, तो वो इसीलिए चुप हो जाता है, इसीलिए शांत हो जाता है। तो ऐसा इंसान मुझे लगता है बहुत अच्छा होता है, बहुत दिल का साफ होता है, दूसरों के बारे में सोचकर चलने वाला होता है। ऐसे इंसान को जो समझ जाए, मन की बात मन से ही पढ़ जाए और सुन जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके इर्द-गिर्द ही कहीं न कहीं एक ईश्वर का बहुत सच्चा इंसान रहता है, आपको उसकी कदर करनी चाहिए। परफेक्ट। ओके। मैम, जिन लोगों का नाम वी से शुरू होता है वो कैसे होते हैं? वरुण वाधवा बेस्ट, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। कभी-कभी थोड़ी शरारतें कर लेते हैं और माँ से डाँट खा लेते हैं, पर कोई बात नहीं, बहुत अच्छे होते हैं। वी नाम वालों के साथ में क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। वी नाम वाले हमेशा अम, अपनी उलझनों में उलझे रहते हैं। हम्म। उनके पास अपनी लाइफ के बवंडर बड़े होते हैं। ये आपके लिए नहीं है, अधिकतर वी नाम वाले मैं अपने साथ रिलेट कर कनेक्ट, रहा हूँ। हाँ, रिलेट कर सकते हो। वी नाम वाले ना बड़े बवंडरों में जीते हैं। उनके हम्म। अपनी लाइफ के बड़े परेशानियाँ रहती हैं। माइंड हमेशा 2, 3, 4 ट्रैकों पे चलता रहता है। कभी लगता है ये कर ले, कभी लगता है ये, कभी लगता है ये, कभी लगता है ये। एक वी नाम वालों के साथ ये अच्छाई है या बुराई है भाई खुद ही समझना। हाँ। वी नाम वालों को हमेशा ये लगता है इस दुनिया का कोई भी काम है ना वो हम कर सकते हैं। हाँ, बड़ा ईज़ी है हमारे लिए कर पाना। कोई दूसरा कर रहा है हम कर लेते मैं हैं। संभाल लूंगा। हाँ, तो इन चक्करों में क्या होता है वो अपनी दुनिया में चल रहे होते हैं और दूसरे लोगों को क्या लगता है इसके साथ कुछ गड़बड़ है। ये हमें टाइम नहीं देता, ये हमारी बात को तवज्जो नहीं देता, ये हमारी बात को नहीं समझता। अरे जो खुद को नहीं समझता वो आपको क्या समझेगा? जो खुद अपनी मुश्किलों में, अपनी तकलीफ़ों में घूम रहा है, वो आपकी क्या मुश्किलें सुनेगा और उसको क्या बाहर निकालेगा। लेकिन बहुत चीज़ों में वी नाम वाले बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि वो दिल के बड़े प्यारे होते हैं, अच्छे होते हैं। वी नाम वाले अपनी कोई भी बात अपने अंदर नहीं रख पाते, तुरंत बाहर निकाल कर बोल देते हैं। लाइफ़ के डिसीज़न्स इनको अच्छे करने नहीं आते, इनके लाइफ़ के डिसीज़न्स कहीं न कहीं कभी-कभी खराब हो जाते हैं, इनके लिए पीड़ादायक हो जाते हैं, पर उसके बावजूद भी इनमें करेज बहुत होता है, रिस्क कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए वी नाम वाले बड़े अच्छे बिज़नेसमैन भी होते हैं। बड़ा अच्छा बिज़नेस कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि इनके अंदर रिस्क कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। विजय माल्या। रिस्क कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है इनमें, तो ये लोग कर पाते उनकी हैं। कुंडली खराब थी पर। लेकिन वी नाम वालों के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इनकी एनर्जीज़ हर किसी से मैच नहीं करती, हम्म। नहीं करती। इनको आप या तो छोड़ ही दीजिए कि ठीक है भैया तुम्हें जो करना है तुम करो। इनसे दुश्मनी मत लीजिए क्योंकि ये दुश्मन बहुत खराब होते हैं। ठीक है। ये दोस्त अच्छे हैं या नहीं ये तो कोई भी नहीं है। कह सकता, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, खुद ही अपने में परेशान है, लेकिन ये दुश्मन बहुत खराब है, इनसे दुश्मनी मत लीजिए। ओके, सुन लिया तुमने। एंड आई वांट वी नाम वाले कमेंट करो क्योंकि मेरे को तो बहुत रिलेटेबल लगा। सो ए नाम वाले कैसे होते हैं?
ए नाम वाले बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। देखिए अब नाम में भी तो बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर नाम के साथ हम कुंडली भी देखते हैं, कर्म भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जनरल देखते हैं। अभी जो पर अगर हम ब्रॉडवे चल इन रहा है। जनरल बात करें तो ए नाम वाले बहुत अच्छे होते हैं, बहुत जल्दी लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं। लेकिन ए नाम वालों की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ए नाम वालों को ना अपने मन मुताबिक चीज़ें चाहिए, हुँ, अपने मन का काम चाहिए, बहुत मूडी होते हैं, अपने आप को खुद अपनी चीज़ों के हिसाब से तैयार कर लेते हैं, फिर ये किसी और के हिसाब से तैयार नहीं हो पाते हैं। ढलना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है इनको किसी भी तरह से डाल लेना। हुँ, ए नाम वालों का मन बड़ा विचलित रहता है, ओके। बहुत विचलित रहता है, लेकिन ए नाम वाले धार्मिक बहुत होते हैं। पूजा पाठ धर्म कर्म में बहुत आगे रहते हैं, किसी को मदद की ज़रूरत होती है बहुत मदद करते हैं, हुँ, हमेशा लोगों के लिए तैयार खड़े रहते हैं, चाहे अपने हों चाहे पराए हों। हुँ, ओके। लेकिन ए नाम वाले जो होते हैं इनको लाइफ के अंदर अपनों से कभी यश नहीं मिलता, हाँ, अपनों से कभी बधाई नहीं मिलती, बढ़ाई नहीं मिलती। ओके। अपने ही सबसे पहले इनके दुश्मन बन के खड़े हो जाते हैं हुँ, ओके। और अपने ही लोग इनकी हर अच्छाई में भी बुराई ढूंढने का काम करते हैं। ए हुँ, नाम वालों को अगर मैं एक सर्टन लाइफ के बाद बोलूं, एक चलो बच्चे तो बच्चे हो गए, बड़े कॉलेज टाइम निकल गया, अगर मैं एक 35 साल से लेके 40-50 साल की उम्र तक एक नॉर्मल एज के हिसाब से बोलूं, अंदर से बहुत खाली हो जाते हैं, करते सब कुछ है लेकिन इनके अंदर कोई ना कोई कमी होती है, सैटिस्फाई नहीं होते। सेटिस्फैक्शन नहीं होता। सेटिस्फाइड तो होते हैं, सेटिस्फैक्शन नहीं होता क्योंकि इन्होंने इतना किया होता है ना, और उसके बदले भी हमेशा इनको ही बुरा सुनने को मिला होता है। तो हुँ, कहीं ना वो इंसान अंदर से टूटा होता है, अगर मैं ए नाम वालों के लिए सही शब्द यूज करूं तो ये अंदर से कहीं ना टूटे हुए हैं, जिन्हें फेविकॉल का जोड़ भी नहीं जोड़ पाता। ओके, आई वांट ए नाम वाले भी प्लीज़ कमेंट करके बताइए कितना आपने रिलेट किया। किसी भी बात का सच, किसी भी बात का सत्य कैसे पता करें? सत्य कभी भी एक पक्ष से पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहानी जिस पक्ष से सुनी जाएगी वही पक्ष सत्य लगेगा। तो दोनों पक्ष सुना जाए। कहानी का हमेशा दोनों पक्ष सुनना चाहिए, क्योंकि आप जिसके भी मुंह से सुन रहे हो वो बात, आपको वही बात उसके मुंह से सही लगेगी ना। आपने दूसरे की तो बात ही नहीं सुनी, दूसरा पक्ष तो आपके सामने आया ही नहीं। सुख किसके पास है और दुख किसके पास है? कौन है एक्चुअल सुखी और कौन है एक्चुअल दुखी? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु को दास। अरे वाह! तो सब दास बन जाए प्रभु के। सब वरुण बादवा की तरह कृष्ण दास बन जाए। इतनी सारी चीजें हैं ना बस बोलने के लिए, बट एनीवेज। ओके। एक बात बताओ, क्यों अपने अंदर इतनी चीजों को दबाए बैठे रहते हो? जब बोलना है तो बोलो, कौन रोकता है तुम्हें बोलने से? पर देखो, बोली वो बात जाए जिससे किसी का भला हो, मुझे ऐसा बस लगता है आई आई वरुण। आल्सो फील लाइक दैट। और बुरा, कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं गया बुरा ना मिलया कोई। तो जिस इंसान को ज्ञान होने के बाद इस बात का एहसास ही ना हो कि इस दुनिया में बुरा हम दूसरे के अंदर देखने जाते हैं, सबसे बुरा तो हमारे अंदर स्वयं बैठा होता है। पर फिर भी चलिए, कोई बात नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि हमें, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जहाँ बैठे हैं, हम जो सबसे बड़ा जो हमको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, एक हमें एक ऐसी मंच, हमें एक ऐसी जगह दी हुई है ईश्वर ने, जहाँ बैठकर हम कुछ बहुत अच्छा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। और वरुण, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना बेटा, आप नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूँगी, लेकिन कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ियों के पास हमारी बातें रहेंगी, हमारा ज्ञान रहेगा। उस समय उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई आपके बारे में कुछ बुरा कह रहा था या मेरे बारे में कुछ बुरा कह रहा था। ना नाम होगा, ना शोहरत होगी, ना पॉपुलैरिटी होगी, ना आपकी बुराई करके वो किसी से आपकी
अपने व्यूज़ कमाएँगे, ना वो आपकी बुराई करके वहाँ पर किसी से आपके सब्सक्राइबर छीन पाएँगे। लेकिन वो ज्ञान उस समय ना जाने उस पीढ़ी के लिए क्या काम कर जाएगा। क्या पता कोई बहुत डिप्रेशन में बैठा हुआ व्यक्ति हो और वो एक दिन आपकी ये बात सुन ले कि मैं भी इस दौर से गुज़रा, मैं भी इस वक़्त से गुज़रा और मैंने ये किया और मुझे ये चीज़ मिल गई। क्या पता कोई भटक रहा हो और उसको ये पता चल जाए, अरे मेरे भी हाथ पे तिल था और मैं तो है ना जीवन भर जो है सिंथेटिक कपड़े पहनता रहा। मैं हमेशा जो है सिंथेटिक चीज़ों को यूज़ करता रहा। मैंने कॉटन का कभी यूज़ ही नहीं किया। मैंने कॉटन के फैब्रिक को कभी अपने तन पे ही नहीं लगाया। मैंने कॉटन की रज़ाई नहीं ओढ़ी। मैंने कॉटन की जो चद्दर है उस पर नहीं सोया। तो इस वजह से भी मेरी चीज़ें खराब हुई। इस वजह से भी मेरे भाग्य का कहीं न कहीं नाश हुआ। जब उसको ये बात पता लगेगी, ये चीज़ सुनकर जो मैं अभी बोल रही हूँ कि जिनके हाथ पर तिल होता है, उनका भाग्य कहते हैं ना मुट्ठी के अंदर जब आपके तिल आ जाए और आपका तिल आपकी मुट्ठी के अंदर बंद हो जाए तो आप बहुत भाग्यशाली होते हैं, आपका भाग्य बहुत प्रबल होता है। लेकिन इसको डिकोड कैसे किया जाए, इसको एक्टिव कैसे किया जाए? तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन का यूज़ करना चाहिए। हुँ, आपको नायलॉन या आपको सिंथेटिक कपड़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। आप जितना कॉटन का कपड़ा यूज़ करेंगे अपने दिनचर्या में, अपने जीवन के अंदर, उतना आपको इस चीज़ से बहुत हेल्प मिलेगा। आपके अगर हाथ के बीचों-बीच तिल आता है, आपकी मुट्ठी के अंदर बंद करके तिल आता है, तो आपको अपने हाथों की मालिश हमेशा जो है शुद्ध देसी घी से करनी चाहिए। तो देखिए जब कोई आने वाली पीढ़ी में इस बात को सुनेगा, बातें तो यहीं रह जाएँगी, ना जाने कब किसके पास किस रूप में पहुँच जाएँगी। हमारे पूर्वजों की लिखी हुई कुछ किताबें, कुछ ग्रंथ आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं और शायद उसी के बेस पर आज हमारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। हुँ, हमारे हाथ में कुछ ऐसे महान ग्रंथ हैं, कुछ ऐसी महान किताबें हैं, जिनको आज भी पढ़कर हम अपने जीवन की बुरी से बुरी, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को आगे जो है बहुत सरलता के साथ खड़ा कर लेते हैं और फिर जीवन को आगे चलाने का कार्य करते हैं। लोगों की जीवनियाँ सुनते हैं, विकी पढ़ते हैं, लोगों की विकिपीडिया जब हम पढ़ते हैं, लोगों की बायोग्राफी जब हम पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि यार उन्होंने भी जीवन के अंदर ये दुःख देखा, उन्होंने भी कष्ट देखा। तो जब वो कर सकते हैं, वो झेल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं झेल सकते? हुँ, जब वो उन संघर्षों से निकल कर आज हम इस दुनिया तक पहुँच सकते हैं, उस दुनिया से जिन संघर्षों को उन्होंने झेला, उन सब से निकल कर आज अगर हम यहाँ हैं, तो हम तो कुछ और बहुत अच्छा अपनी आने वाली पीढ़ियों को दे सकते हैं। तो देखो वरुण, मुझे ऐसा लगता है जितना अच्छा दे सकते हो ना, उतना अच्छा दो। ऐसा दो जिससे आज भी जो सुन रहा है उसका भला हो और आने वाले समय में भी जो कोई आपकी बात सुने उसके लिए वो अमृत का काम करे। हुँ, तो मन में अगर है भी, मन को अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बहुत कुछ है जो मेरे को बोलना है, मेरे अंदर बहुत कुछ है जो मुझे बताना है, बताओ। आपको जो अपना बहुत आपकी बात को समझे, जो आपकी बात की कदर करे उसके सामने बोलो। मैं अपने यूट्यूब पे आती हूँ, लाइव आती हूँ, मैं बोलती हूँ। मैं उनको अपनी क्योंकि वो मेरी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली के सामने बोलती हूँ। जो अच्छा होता है अच्छा बोलती हूँ, जो बुरा होता है वो बुरा बोलती हूँ। मुझे हँसना आता है, मैं हँसती हूँ, मुझे रोना आता है, मैं रोती हूँ, मैं अपने एक्सप्रेशन नहीं छुपाती। मैं हमेशा इस चीज़ पर बिलीव करती हूँ कि आपको अपने लोगों के साथ अपनी चीज़ें हुँ, बाँटनी चाहिए। नेचुरल रहना चाहिए। तो आपको अगर ऐसा लगता है आप बाँटो, लेकिन मुझे ऐसा मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक बहुत बड़ा दायित्व होता है एक पॉडकास्टर का। एक पॉडकास्ट करना एक बहुत बड़ा अपने आप में एक वो दायित्व है जिसके अंदर आप अनगिनत लोगों को कुछ दे रहे होते हो हुँ, और ये एक तरीके से आपको नियुक्त किया गया है कि आपके माध्यम से किसी भी जज के सामने आप गुनहगार हो या नहीं हो, ये आपका वकील ही आपको पेश करता है। हुँ, दूसरा वकील आपको गलत बोलता है और आपका वकील आपको सही बोलता है। तभी जज किसी बात पर आपको वहाँ पर निर्णय करके दे पाते हैं। तो आप भी उसी तरीके से एक माध्यम हो, सही और गलत चीज़ को किसी तक पहुँचाने का। हुँ, आपके पास हम जैसे जो गेस्ट आ रहे हैं, हम जो अपनी बात आप तक कह रहे हैं, उस बात में आप क्या उनसे और अच्छा निकलवा सकते हो? क्या आप उनकी नॉलेज के हिसाब से उनको और खुरेद सकते हो?
और कितनी गहराई में आप उतर के उनके साथ में चीज़ों को शेयर कर सकते हो। आप उनसे और कितने गंभीर विषयों पर बात कर सकते हो, ये आपका काम है। हुँ, आपका काम केवल यहाँ बैठकर सुनना नहीं है कि आप बस सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो। राइट। आप सामने वाले को परखते हो, देखते हो, सामने वाले की क्वालिटीज़ को देखते हो, उसके हिसाब से आप उससे सवाल पूछते हो। तो वरुण, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। आप किसी के रिप्रेजेंटेटिव हो, और एक नहीं, आपके पीछे लाखों लोग हैं जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप उन सबके कमेंट्स पढ़ते हो, आप उन सब लोगों के विचारों को सुनते हो। आपके सामने आके कोई बुरा भी कहता होगा, वरुण तुम बिल्कुल अच्छा, मेरे कितनी बार अपने साथ हुआ है। अपने ही उस पे कितने बच्चे बोल देते हैं, वरुण आपने बीच में मैम को क्यों टोका, मैम बोल रही थी, मैम को बोलने देते। आपको समझ में आया कि नहीं, लोग मैम को सुनना चाहते, मुझे यहाँ नहीं बोलना चाहिए था, हुँ, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है आप अपना काम बहुत अच्छे से निभा रहे हो। आपको इस काम में बिल्कुल किसी के हिसाब से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हो, यू आर द बेस्ट, और आप वो करो। और आप अपनी इस जगह की महत्वता को समझो। आप इस बात को समझो कि आप कितने सारे लोगों के साथ जुड़े हो, हुँ, हुँ, कितने सारे लोगों के मन के विचार, भाव, भावनाएँ, उनके विषय, उनकी परेशानियाँ, उनकी समस्याएँ आप तक आती हैं, और आप उन सब चीज़ों को हम लोगों के माध्यम से सॉल्व करवा के, डिकोड कराकर उन लोगों के लिए कहीं न कहीं भले का काम कर रहे हो। अच्छे काम को कभी सराहना नहीं मिलती। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था मेरा बच्चा। हुँ, भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन, मथुरा और राधा रानी को त्यागना पड़ा था। अच्छे कर्म करने वालों को ही हमेशा एक आग के दरिया से गुजरना पड़ता है। बुरे काम वालों को कभी आग का दरिया नहीं मिलता। हुँ, यू शुड प्राउड ऑन योरसेल्फ। आप जो कर रहे हो उसमें आपको बहुत सारे लोग बुरा भी कहेंगे, आपको बहुत सारे लोग अच्छा भी कहेंगे। लेकिन आप ये समझिए, अगर आपके पास अच्छा कहने वालों की गिनती है अच्छी, तो इसका मतलब आपको अपने काम पर धीरे-धीरे करके चलना चाहिए। उस पे आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको डिप्रेस नहीं होना चाहिए, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। एक बात बताओ वरुण, अगर इसी तरीके से हमारा देश जब कैद हुआ, हुँ, ठीक है? हमें हर तरफ से जो है मजबूर कर दिया गया, और हमें हमारे देश के अंदर ही हम नौकर बन गए, हुँ, और हमारे ऊपर किसी और की हुकूमत चली। अगर ऐसे ही सोचते भगत सिंह जी, ऐसे ही सोचते हमारे देश के और जो हमारे लोग हैं जो चले गए हमारी आज़ादी के लिए लड़ते हुए, तो आप एक बात बताइए, आज हम यहाँ बैठे होते, हमारा देश आज़ाद होता? हुँ, उन्होंने तो हमसे भी ज़्यादा बुरा सुना और सहा है। आतंकवादी बोल दिया था अंग्रेज़ों ने उनको। उनके ऊपर तो ना जाने कैसे-कैसे आक्षेप लगाए हैं। उन्होंने अपने ही देश को आज़ाद कराना चाहा तो उनको जेल मिल गई, फांसी मिल गई। हुँ, इतिहास उठा के देख लो बच्चा, हमेशा अच्छे काम करने वालों को ही रोका जाता है, उन्हीं के खिलाफ बोला जाता है। बुरे काम करने वालों के तो बाद में जब बुराई सामने आती है तब कहते हैं, अच्छा ये ऐसा कर भी रहा था। पीपल का पेड़ आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी देता है, और वही पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा बदनाम होता है कि इस पर भूत होते भूत। हैं, प्रेत होते हैं, आत्माएँ होती हैं, डाकनी होती हैं, शाकनी होती है, जिन्न होते हैं, जिन्नात होते हैं। हुँ, उसी पीपल के पेड़ को शनिवार के दिन भगवान की तरह पूजा जाता है, और उसी पीपल के पेड़ के लिए कहा जाता है कि बाकी के हफ्ते के दिनों में इन पर दरिद्रता का वास होता है। ये तो है। प्रकृति से सीखो बच्चा। अगर हम यही सोचकर, अगर वो भी ये कह दे, अच्छा एक दिन आते हो मुझे पूजने, बाकी दिन कहाँ हो? मैं भी एक दिन ऑक्सीजन दूँगा। मैं भी एक दिन ऑक्सीजन दूँगा, तो हमारा क्या होगा? अच्छे को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए, बुरे के पास तो दिल होता ही नहीं। और जिसके पास दिल होता है उसी का दिल दुखता भी है, दुखाया भी जाता है। क्योंकि कहीं न कहीं मैंने आपको बोला था,
जिसका दिल अच्छा होता है उसके दिल में भगवान होता है। और परीक्षाएं हमेशा भगवान और भगवान के भक्तों को ही देनी पड़ती हैं। शैतानों ने परीक्षा नहीं दी। हम्म, रावण ने तो युद्ध किया और उसको सोने की लंका मिल गई। पंच कन्याओं में से एक कन्या उनकी धर्म पत्नी बन गई। हम्म, तो बुरे को तो बहुत आसानी से चीजें प्राप्त होती हैं। जंगल किसके नसीब आया? भगवान राम। और सोने की लंका किसको मिली? रावण। सबको राम बनना है। और वो यही दिखाता रहा, देखो मेरी सोने की लंका, देखा देखा मेरी सोने की लंका। मैं रावण लंकापति दशानन, मैं रावण। उसकी मैं ही नहीं खत्म हो रही थी। उसे पता ही नहीं था कि मेरी ये मैं मेरा पतन कर देगी। और श्री राम जी तो एक कुटिया में रह रहे थे, एक झोपड़ी में रह रहे थे, वनवास जीवन जी रहे थे। हम्म, उसके पास इतनी बड़ी लंबी चौड़ी सेना थी, अस्त्र थे, शस्त्र थे, सब कुछ था। श्री राम जी के पास क्या था? वानरों की सेना। हनुमान जी। अच्छे का स्ट्रगल बहुत लंबा होता है। अच्छे व्यक्ति के कर्तव्य बहुत दूर तक चलते हैं, क्योंकि अच्छे लोगों को ही इतिहास में नाम लिखना होता है। अच्छे लोगों की ही मिसालें दी जाती हैं। अच्छे लोगों के ही नाम लोग अपने बच्चों के रखते हैं। कृष्ण, राम, राधा, सीता, लक्ष्मी, विष्णु, हरि, महेश, गौरी, ये नाम मिलेंगे आपको। और इन सब की जीवनी उठा कर देख लेना, उतना ही संघर्ष मिलेगा, उतना ही आपको तपस्या मिलेगी, उतना ही अपमान मिलेगा। किसका अपमान नहीं हुआ? भगवान शिव का अपमान नहीं हुआ? अपने ही ससुर द्वारा उनका अपमान हुआ। ना जाने उन्हें क्या क्या कहा गया। श्री कृष्ण को तो उनके अपने सगे भुआ के लड़के ने खड़े होकर अपमानित किया। इस बुराई के जहर को नीलकंठ ने अपने कंठ में दबा रखा है। और जिस दिन तुम भी इस बुराई के कंठ को, अपने को यहाँ पर जहर रखना सीख जाओगे और अपने इस कंठ को नीला कर लोगे ना, उस दिन यकीन मानो तुम भी अपना नाम लिख जाओगे। लोग मिसालें देंगे कि सीखना है तो वरुण से सीखो। कौन से नाम वाले रह गए हैं कमेंट कीजिए, हम अगले पॉडकास्ट में आप सबकी बात करेंगे। हाँ, अभी तो मैंने पूछा भी नहीं था कि हाउ वाज आई एज अ होस्ट। आपने पहले ही इतनी तारीफ कर दी। तुम बहुत अच्छे होस्ट हो। बस एक चीज़ ध्यान रखो, जो भी काम करते हो, जो भी चीज़ करते हो, उसमें कभी भी बाइस्ड मत हो। किसी और के नज़रिए से चीज़ों को मत देखो, क्योंकि आप जिस जगह पर बैठे हो वरुण, वहाँ पर आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लोगों तक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, बहुत सही सटीक भविष्यवाणियाँ पहुँचानी है, बहुत नए नए टॉपिक्स पे बात करना है, बहुत नए इश्यूज़ को उठाना है। तो अपने ऊपर काम करो और बेहतरी से काम करो। आँख नाक सब बंद कर दो अपनी, और कान तो सबसे पहले बंद कर दो। ये जो कण पिशाचनी है ना, इसको अपने जीवन से दूर कर दो। भगवान का नाम लो। नया साल आ रहा है, नंबर 1 का साल है, सूर्य का साल है। चमक बनना है, आसमान पे चमकना है, लोगों के जीवन को प्रकाश देना है, उनके जीवन से अंधकार मिटाना है। तो सूर्य की तरह तपना भी पड़ेगा, जलना भी पड़ेगा। तो वो तपन अपने अंदर पैदा करो, वो जलन अपने अंदर पैदा करो। जलेंगे तभी हम किसी को सुकून दे पाएंगे। तो जब हम ये मान लेंगे ना बेटा कि हमारी ज़िंदगी किसी और के काम आने वाली है, हम किसी और के लिए आए हैं, तो हमें ये चीज़ों का कोई दुख, कोई दर्द होने वाला नहीं है। परफेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। सारी ऑडियंस की तरफ से भी इतना सारा ज्ञान देने के लिए। आई डोंट नो कितने सारे लोग पॉडकास्ट देख के रेमेडी करते हैं, पर बहुत सारे लोग पॉडकास्ट एंड तक देखते हैं और उनसे उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो रेमेडी करते हैं तो भी चेंजेस आते हैं, बट सिर्फ बातें सुनने के बाद जो चेंजेस आते हैं वहाँ से उनका दिमाग जिस डायरेक्शन में चेंज होता है, ज़िंदगी जिस डायरेक्शन में चेंज होती है, आई गेस वही सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है डॉन टॉक्स के लिए, और आई गेस आपके लिए भी वही होती है। बहुत बड़ी होती है। तो हम लोग
हम लोग भगवान की बातें कर रहे हैं जब, तो आई डोंट नो, बहुत सारे लोग कमेंट करके बता देंगे, बट मेरी लाइफ में भी ऐसे होता है कि कुछ भी बात करते हुए ही कुछ समझ आ जाता है और उससे डायरेक्शन ही बदल जाती है। रास्ता मिल जाता है। हाँ, जो चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, जहाँ पे स्टक होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ के लिए रेमेडी करनी ही पड़े, बट आपको वो रेमेडी करने से पहले ही बहुत सॉल्यूशन मिल जाते हैं, तो रेमेडी भी फिर सोने पे सुहागा हो बात जाती है। करना भी रेमेडी है, हाँ, अपनी बातों को सामने वाले के सामने रखना भी रेमेडी है, अपनी बातों की बातों में से रास्ते निकालना भी रेमेडी है, और सबसे बड़ी रेमेडी ये है कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट हैं, जो मैं हमेशा कहती हूँ वरुण तुम बहुत अच्छे हो। ये जीवन में पता है हम लोगों ने जब एस्ट्रोलॉजी, बस 1 मिनट और जाते-जाते लूँगी, जब हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया था, हमारे टाइम में इतनी सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी कि यूट्यूब पे हर कोई एस्ट्रोलॉजर बैठा हुआ है, कोई भी सिखा रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा है कि नहीं था, क्योंकि हम ना कहीं बाइस्ड हो जाते हैं, इसको सुन रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं। तो हमारे जो गुरु थे, हमारे जो गुरुजन थे, उन्होंने हमको ना एक ही चीज़ सिखाई कि अपनी हर चीज़ में से ना चीज़ों को डिकोड करना सीखो। प्रकृति क्या कह रही है, प्रकृति को सुनो। आपने कोई बात मन में धरी, अपने कोई बात, कोई क्वेश्चन आपके मन में आया, उसका जवाब आपको कहाँ से कैसे मिला? सवाल का जवाब तो ज़रूर मिलेगा, कहीं ना कहीं से आपके सामने वो जवाब ज़रूर आएगा, पर आपको अपने आप को इतना ईज़ी कर देना पड़ेगा, इतना अपने आप को आपको खुला पात्र होना, खुला पात्र बनना पड़ेगा कि वो बूंद कहाँ से टपकेगी, उसके लिए आप तैयार रहोगे। रिजिड नहीं रहना है। बिल्कुल नहीं रहना है। मैं आपको एक बहुत छोटी सिंपल सी एक बात बताती हूँ। एक एक बच्चा था, मेरे यहाँ काम करता था, मेरे ही ऑफिस में काम करता था। उसको ना गवर्नमेंट जॉब करनी थी, उसका एक ही ध्येय था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। वो मेरे यहाँ जॉब सिर्फ इसलिए करने आया था क्योंकि उसको पैसों की बहुत दिक्कत थी, तो वो मेरे यहाँ काम करता था। शाम को 7 बजे 8 बजे जैसे ही मैं ऑफिस से निकलती थी, अपने घर जाती थी, मैं उसको बोल जाती थी कि बेटा तू घंटे भर बाद, 2 घंटे बाद जब भी तू जाएगा तो अपना मंगल करना और तू चला जाना। चाबी उसी के पास रहती थी क्योंकि खोलता भी वही था और बंद भी वही करता था। अब क्या होता है कि एक दिन मैं किसी काम से घर से निकली, तो वो मेरा ऑफिस जो होता था ना, वो घर के रास्ते में आता था, कहीं भी जा रहे हो तो मैंने देखा मेरे ऑफिस की लाइट जल रही है। मैं गई, मैंने बोला तू अभी तक यहीं बैठा है? तो बोला मैम मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, इतनी देर तक? 10-11 बजे थे। इन जनरल वो 9 बजे तक ऑफ करके निकल जाता होगा, मेरे को ऐसा लगा। मैंने कहा अच्छा। तो बोला हाँ मैम, वो एक्चुअली क्या है कि घर में ना लाइट नहीं होती। मुझे वो चीज़ अंदर तक कहीं इतनी ऐसे, मतलब बता नहीं सकती क्या महसूस करा गई। मैंने उसको बोला ठीक है, तू एक काम करा कर, मैं तो 7 साढ़े 7 बजे करीब चली जाती हूँ, तू मेरे ऑफिस में ही बैठ के अपना जितनी देर तेरा मन करे तू पढ़ा कर, और फिर तेरा मन अगर करता है तो तू यहीं सो जाया कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने वरुण उसने अपनी पढ़ाई की, और 6 महीने बाद उसकी एसबीआई में जॉब लग गई, अरे वाह! और वो आज एसबीआई में मैनेजर है। कितना अच्छा लगता है ना ऐसे। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको ना एक वही सिंपल से एक बात समझाना चाहती हूँ कि आपको खुद नहीं पता, आपको खुद नहीं मालूम होता कि प्रकृति आपको किस तरीके से क्या और कहाँ से संकेत जोड़कर क्या दे रही होती है, और आपके हाथ से क्या कराना चाहती है। जब मैंने स्टार्ट किया था ना काम, तो मैं छोटे बच्चों को स्केटिंग सिखाता था पॉकेट मनी जनरेट करने के लिए। तो ऐसी एक बहुत ऐसे जैसे बिल्कुल कोई बच्चा ही था, ज़्यादा पैसे वैसे नहीं, ऐसे नॉर्मल सा। तो वो मेरे पास आया कि भैया मेरे को ना अपने साथ रख लो और मेरे को कुछ पैसे दे देना, दिन के 50 रुपये 20 रुपये कुछ भी आप दे देना, मैं आपकी हेल्प करा दूंगा, क्योंकि मेरे को पैसों की ज़रूरत होती है। और मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी किसी हेल्पर की वगैरह। तो मैं कहा यार गर्मी का टाइम होता है, तो हम लोग शाम को स्केटिंग सिखाते थे, तो ना मैं क्या करूँगा, मैं घर से थर्मस ले आऊँगा
और रसना-वसना डाल दूँगा उसमें और तू 20-20 रुपए का वो बेच लियो। और मैं भी बहुत यंग था कि स्कूल के बाद ही ऐसे कि मेरे को पैसे भी कमाने का शौक चढ़ रहा था, चीज़ें करनी थी। तो मैंने बस घर से ही थर्मस उठाया, थर्मस पड़ा रहता था घर में, वो उठाया, एक रसना का पैकेट लिया, उसमें रसना वगैरह पूरा बनाया और उसको कहा ये 20-20 रुपए में तू देता रहा। अब जो बच्चे मेरे से सीखते थे उनके पेरेंट्स भी बैठते थे 1 घंटा, तो सब रसना लेते थे उससे 20-20 रुपए का। अब वो करते-करते मैंने तो 3-4 महीने उस पार्क में सिखाई स्केटिंग और फिर मैंने बंद कर दिया। बाद में जब मैं ऐसे ही रैंडम वहाँ उस पार्क से जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा वहाँ पे वही बच्चा एक जूस की दुकान लेके बैठा है बड़ी सी और उसके पापा भी अब वही काम कर रहे हैं। और जब मैं उसके पास गया ना तो उसने मेरे को पूरी स्टोरी बताई कि आप तो चले गए बट लोग उस जूस की डिमांड करने लग गए। तो वहाँ से इन्होंने कुछ पैसे वैसे जुगाड़ करके वहीं पे छोटी सी रेडी ली और पूरा प्रॉपर जूस का एक सेटअप बनाया और उनका काम चल रहा है आज तक वहाँ पे। तो मैं बस हैरान हुआ कि रैंडम क्या ही गुड। हो गया मेरे से। आपको ईश्वर ने किसी के जीवन को चलाने के लिए, किसी का एक नया माध्यम खोलने के लिए अगर आपको चुना है ना, तो फिर आई लव यू फॉर दिस। आज भी है वो जनकपुरी में, अगर आप लोग जनकपुरी के उस एरिया में तो आप जा सकते हैं। बट वो चीज़ से ना मेरे को बहुत विन फील हुआ था, जो शायद वो स्केट मतलब वो सारे काम से नहीं, बट मेरे को लगा था कि अगर हम हरकत करते हैं, कुछ भी हरकत करते हैं तो बरकत होती है। तो फिर बस यही समझ आया कि हरकत करते रहो, बरकत होती रहेगी। तो बस दैट्स इट, हरकत करे जा रहे हैं हम, बरकत हो ही जा रही है। सही बात है। थैंक यू सो मच। हम लोग जा रहे हैं जगन्नाथ जी, उसके बाद हम जाएंगे माँ कामाख्या और लौट के आते हैं, फिर एक बढ़िया सा मस्त सा फिर एक पॉडकास्ट आपके साथ बनाते हैं। नंबर 2, नंबर 20, नंबर 11 बहुत दिनों से ड्यू चल रहा है, तो बहुत जल्दी आते हैं और नंबर 2 के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस देते हैं और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। और आके मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाली हूँ जिस मंदिर के बारे में आज तक आपने सुना नहीं होगा और बहुत सिद्ध मंदिर है, माँ काली का मंदिर। और इसकी बहुत सारी अनकही अनसुनी बातें जो हम आपसे आके शेयर करेंगे। मैं और वरुण वो अपने उस पे स्टेटस पे डालता रहेगा फ़ोटोज़ और मैं तो शेयर करती ही रहती हूँ आप लोगों के साथ। आप सबके लिए बहुत सारी प्रेयर्स लेकर आएंगे, बहुत सारी आप लोगों के लिए आशीर्वाद लेकर आएंगे, आप लोगों के लिए जी भर के उनसे प्रार्थनाएं करेंगे और आपका सब अच्छा हो। नया साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, मंगलमय हो, आपके जीवन में वृद्धि हो, तरक्की हो, ये सारी चीज़ें हम ठाकुर जी से और माँ से आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमेशा खुश रहिए, आप हमेशा सुखी संपन्न रहिए। मैं त्रिशला चतुर्वेदी और वरुण वाधवा आप सबके लिए तहे दिल से हमेशा यही प्रेयर करेंगे। लव यू अ लॉट, ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, हैप्पी न्यू ईयर।